गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सब्जेक्ट कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स में तो नहीं है, प्रीलिम्स में सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स पूछा जाता भी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स दिए हो या क्वेश्चन देखे हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन के। ब्रिक्स में नया कंट्री कौन सा ऐड हुआ, है ना, और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले होंगे। एपीएससी ने प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगले साल भी नहीं पूछेगी। खैर, प्रीलिम्स मतलब में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से खास वास्ता नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड करते हैं। बट मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ना। और मेंस में कहाँ पे आएगा इंटरनेशनल रिलेशन? लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दैट। कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आप उसको कर पाओगे, कैसे आप उसको लिख पाओगे, क्या पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, कितना वेटेज देना है, कितना टाइम लगाना है, एंड हाउ यू हैव टू कंप्लीट द इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट सोर्सेज यू नीड टू फॉलो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ। ठीक है, तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में एक होता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ऐसे पेपर होता है, ऐसे को कई बार पेपर 1 भी बोल देते हैं, फिर जीएस पेपर 1 होता है, फिर जीएस पेपर 2 होता है। इसको कई बार पेपर 3 भी बोल देते हैं या जीएस पेपर 2 बोलते हैं, जो भी बोलना है हम इसको बोल सकते हैं। जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस होता है, इस सिलेबस में क्या क्या होता है? इस सिलेबस में होता है पॉलिटी, इस सिलेबस में होता है पॉलिटी के संग संग आईआर, इस सिलेबस में होता है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूपीएससी जो है यहां से 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है आउट ऑफ 250 मार्क्स। एपीएससी कितने का पूछती है? एपीएससी भी ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का क्वेश्चन जीएस2 में पूछती है आउट ऑफ 250 मार्क्स। 50 मार्क्स, कभी 60 मार्क्स का ही पूछ सकती है, कभी 70 मार्क्स का ही पूछ सकती है। जनरली 50 मार्क्स के कम का क्वेश्चन नहीं पूछती है। अब हम लोग आते हैं, क्या फिर इसका जो इंपॉर्टेंस है ये सिर्फ 50 मार्क्स तक लिमिटेड है? तो ऐसा नहीं है। अगर हम एपीएससी का पेपर देखें मेंस का पुराने साल का, जीएस पेपर 3 में भी उसने एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, किससे? सीधे सीधे आपका इंटरनेशनल रिलेशन से। और एपीएससी का जो जीएस पेपर 5 होता है, एपीएससी के जीएस पेपर 5 में क्या है? आसाम स्पेसिफिक चीज है। और आसाम के अराउंड क्या है? आसाम के अराउंड नीचे बांग्लादेश है ना, और क्या है? ऊपर चाइना है, भूटान है, बहुत सारी कंट्रीज हैं कि नहीं है। तो एपीएससी ने जीएस 5 में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो एपीएससी मिला जुला के 100+ मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ डालती है। समझ में आ रही बात? कहने के लिए सिलेबस इज ओनली मेंशन इन द जीएस पेपर 2, बट क्वेश्चन जीएस 2 के साथ साथ उसी साल 3 में भी पूछे, 5 में भी पूछे, हर जगह। जीएस 1 में भी एक क्वेश्चन था, इनफैक्ट हर जगह आईआर का क्वेश्चन भरा हुआ था मेंस में। तो हम लोग कैसे पढ़ना? वी हैव टू कवर द आईआर होलिस्टिकली, है ना। अगर हम लोग बात करें तो होलिस्टिकली कवर करना है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है, बी इट जीएस पेपर 1, बी इट जीएस पेपर 2, 3, 5, हम लोग उसको अच्छे से आंसर कर पाए। अब मेन इंपॉर्टेंस आता है ऐसे का। ऐसे लिखने में इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि देखो दो तरह के ऐसे आते हैं। एक तरह के ऐसे आते हैं थीम बेस्ड ऐसे, थीम बेस्ड कि जो थीम दिया गया है वुमेन के ऊपर है, चिल्ड्रन के ऊपर है, सिक्योरिटी के ऊपर है, वॉर के ऊपर है, किसी भी चीज के ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है जो थीम बेस्ड ऐसे हो गया। ठीक है, वॉर, एजुकेशन, है ना, हेल्थ, विमेन, चिल्ड्रन, कुछ भी, डिवोर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था डिवोर्स के ऊपर आसाम में, है ना, जीएस 5 में, जीएस 5 नहीं आपका एपीएससी में। और इसके अलावा फिलोसफिकल ऐसे आ सकते हैं लिखने के लिए, फिलोसफिकल। तो ये आईआर क्या करता है? आपके थॉट्स को, आपके कंटेंट को और ज्यादा इनरिच करता है। अगर डायरेक्टली कोई थीम से क्वेश्चन आ गया, सिक्योरिटी, वॉर और कुछ भी ऐसा, तो आप तो बड़े आराम से उसी से जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो लिख पाओगे। और अगर थीम से नहीं भी आया तो भी बहुत सारा डायमेंशन आईआर का ऐसा होता है जो आप इसमें अपने ऐसे के आंसर्स में डाल सकते हो।
तो आईआर का यही इंपॉर्टेंस है कि हर जगह आप उसको अच्छे से यूज कर पाओगे। और अभी अगर हम आईआर कवर कर लेते हैं आने वाले कुछ क्लासेस में, तो फिर आपका फायदा क्या होगा, सीधे सीधे कि जो भी अगर करंट अफेयर्स आता है, क्योंकि अभी अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है एपीएससी का, तो फिर अभी मेंस आने में टाइम है। मेंस आने में कम से कम 2.5 महीने का टाइम तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 मंथ्स के बाद एपीएससी का क्या होगा, मेंस होगा। तो जब 2.5 मंथ्स बाद एपीएससी का मेंस होगा, 2 मंथ्स में थोड़ा और करंट अफेयर्स हो जाएगा आईआर में, क्योंकि आईआर जो है वो सबसे तेज बदलती दुनिया है ना। इधर इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ, लोग कयास लगा रहे हैं कि अब न्यूक्लियर मारा जाएगा, उधर ट्रंप अनाउंस करता है कि सीज फायर हो गया, ठीक है, इधर सीज फायर हो रहा है, उधर ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हो जा रहा है। तो द इंटरनेशनल रिलेशन इज द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट। आज कुछ और है, कल कुछ और है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें रहेगा। इवन आफ्टर 2 मंथ्स जब एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, विल टेक 1 to more क्लासेस इन द इंटरनेशनल रिलेशन टू कवर द करंट अफेयर्स, जो अभी 1-2 महीने में होगा। तो आपको अपने तरफ से बहुत ज्यादा माथामारी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसी में फोकस करना है जो आपको क्लास में डिलीवर किया जा रहा है। जस्ट स्टडी व्हाट एवर इज बीइंग डिलीवर्ड इन द क्लास। और एक चीज याद रखना कि जो भी चीज यहां पढ़ रहे हो उसके बाहर भी कुछ नहीं है और उसके अलावा भी आपको कुछ नहीं देखना है। नथिंग यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग बियॉन्ड इट, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं मटेरियल का। तो आईआर क्योंकि डायनेमिक काफी है, तो हर साल मटेरियल बनाता है, हर साल क्या, इनफैक्ट अगर 2 महीने बाद भी पढ़ाना हो तो आई हैव टू अपडेट द मटेरियल, ठीक है। कोर और बेसिक चीजें सेम रहती हैं, बहुत सारा कोर कॉन्सेप्ट जो है आईआर का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा एक चीज समझ लो, अगर हमें किसी 2 पर्सन्स के या 2 कंट्रीज के आज के रिलेशन को समझना होगा, उनका पास्ट समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें बेसिक्स पढ़ के ही आज वाली आईआर के ऊपर बातें करनी होंगी, है ना। आईआर जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे हमें बेसिक्स और पुराना रिलेशन पढ़ना ही होगा कि पुराना इंडिया पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ और क्या हो रहा है जो आज वो लड़ रहे हैं, क्या कभी पॉसिबिलिटीज है कि कभी नहीं लड़ेंगे। तो उसके लिए कौन बताएगा, उसके लिए पास्ट ही बताएगा कि इंडिया पाकिस्तान का पास्ट कैसा है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर का पॉलिटिक्स क्या है, ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर वो सारा कुछ हमें समझ में आता है तो अगर कुछ करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है मिला के, और बस हमने वो करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो भी हम अपना आंसर अच्छा लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें पूरा बेसिक्स पे तो फोकस करके ही पढ़ना होता है, विदाउट बेसिक पे फोकस किए काम नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी आपको क्लासेस में मैं नोट्स लिखवाऊंगा, और क्लासेस के साथ साथ बीच बीच में आपको आईआर के ऊपर मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली अपडेट करके, अभी तक का आज तक जैसे क्लास शुरू हो रहा है, तो आज जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं वो आज तक अपडेटेड मिलेगा। अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान हम 1 हफ्ते बाद पढ़ने वाले हैं या 10 दिन बाद पढ़ने वाले हैं, उस दिन तक का अपडेटेड नोट्स आपको मिलेगा। अगर हम वर्ल्ड अफेयर्स में क्या हो रहा है, इजराइल, ईरान, चाइना कैसे रिएक्ट कर रहा है, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, तो जिस दिन तक पढ़ेंगे उस दिन तक का आपको अपडेटेड मिल जाएगा, है ना। तो बस आपको वही से पढ़ना है, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, देखो एपीएससी में क्या पूछेगा इन द अपकमिंग मेंस, जो अभी करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है, अभी 2-2.5 महीने का करंट अफेयर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एपीएससी, हर सब्जेक्ट के लिए, जीएस 1 से लेकर के 5 तक के लिए वही सब सारी चीजें पूछी जाएंगी, वही सब, इनफैक्ट वही सब थीम्स भी पूछे जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि अगर आप मेंस दे रहे हो इस साल, नहीं दे रहे हो तो एंजॉय करते हुए पढ़ो, बात खत्म है। और अगर आप मेंस दे रहे हो तो आप क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, आपको आसाम ट्रिब्यून रेगुलर पढ़ते रहना है। कवर तो हो ही रहा है, कवर तो आपके लिए 2 सीरीज है ही, आसाम प्रहरी एक सीरीज है जो अभी राज सर कर रहे हैं, आपको संडे संडे वो मिलता जाएगा डिटेल में। और उसके अलावा डेली वाले में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाकी जीएस 1 से 4 पेपर के लिए वो कवर होते जाएंगी, मैं जो करवाते आता हूँ। बट बाकी अपने से भी पढ़ते जाओ, बस एक रीडिंग हैबिट लगाते जाओ, थीम्स को देखते जाओ, क्वेश्चंस को देखते जाओ। आधे घंटे से 1 घंटा आप खुद के लिए निकालो, अगर 1 घंटा आपको ज्यादा लगता है कम से कम आधे घंटे निकालो, कम से कम टॉपिक्स देख लो कि क्या क्या आसाम ट्रिब्यून में दिया जा रहा है, हेडिंग क्या है, कुछ नया स्कीम लॉन्च हो रहा है क्या आसाम गवर्नमेंट की तरफ से, पेज पलट लो, अंदर अंदर में क्या मिल रहा है, एडिटोरियल में क्या मिल रहा है, बस देखते जाओ, एटलीस्ट डू दैट बिट, है ना। कोई अच्छा टॉपिक लग गया तो उसको पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ोगे वो यहाँ कवर नहीं होगा, दैट इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड, वो सारा कुछ कवर होगा, बट इससे आपका अवेयरनेस लेवल जो रहेगा वो और ज्यादा पीक पे रहेगा। समझ में आ रही बात। और बाकी जो यूपीएससी वाले हैं वो क्या करेंगे, वो भी आसाम ट्रिब्यून पढ़ सकते हो।
और नहीं तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और वो अभी 2-2.5 महीने का कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में खासकर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी के लिए अब आपसे करंट अफेयर्स फॉलो करना और ज़्यादा बढ़ा दो, हमेशा देखा करो, जो चीज़ें जैसे एनालाइज की जा रही हैं उसको किया करो। बाकी आपको कुछ और अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अभी एक क्लास होती है या अभी कुछ दिन बाद जाके 2 क्लास भी हो जाएगी, तो अटेंड दोज 2 क्लासेस। आपको जो भी टेस्ट वेस्ट लिखने का शेड्यूल मिलेगा आप उसके हिसाब से टेस्ट लिखो। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट के अलावा और क्लासेस के अलावा आप क्या करो, थोड़ा बहुत अपने से न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। अभी से डेली आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर आपने पहले से करके रखा है तो वापस से रीस्टार्ट कर दो, नहीं किया है तो अब करना स्टार्ट कर दो। कुछ क्लासेस लेने के बाद एक क्लास फिर आंसर राइटिंग का भी लेंगे। अभी हम पढ़ने का काम स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहली चीज है, या किसी भी सब्जेक्ट में जो पहली चीज आएगी पढ़ने के लिए, वो पहली चीज क्या होती है बोलो? सिलेबस होता है। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ IR दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे? सिलेबस क्या होता है बताओ? सिलेबस में क्या क्या मेंशन है? जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में मेंशन है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। क्या मेंशन है बोलो? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया और उसके नेबरहुड के कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। नेबरहुड में कौन कौन से कंट्री आता है बोलो? इसका रिलेशन और डिटेल में कौन कौन से कंट्री आता है इंडिया के नेबरहुड में बताओ? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान। और कौन सा आता है? चाइना। और कौन सा आता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और कौन सा आता है? म्यांमार। और कौन सा आता है? श्रीलंका। और कौन सा आता है? अफगानिस्तान। गुड। और कुछ? मालदीव्स। नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये सारी कंट्रीज का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, कैसे चल रहा है, वो सारा कुछ हमें पढ़ना होगा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में। समझ में आई बात? एवरीथिंग वी नीड टू कवर फर्स्ट। सेकंड चीज क्या है बताओ? इसके अलावा इंडिया और जो भी ग्लोबल पावर है, ग्लोबल पावर। अब ग्लोबल पावर में यूपीएससी ने मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सा कंट्री, और सेम एपीएससी ने सेम सिलेबस कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल पावर मतलब कौन कौन सा कंट्री वो मेंशन नहीं है। तो ग्लोबल पावर में हम बस कयास लगाते हैं कि किस किस कंट्री को ग्लोबल पावर कहा जा रहा है। तो अभी तक जो ग्लोबल पावर सोच के क्वेश्चंस आए हैं वो किस पे आ सकते हैं? यूएस। और किस पे आ सकते हैं? रशिया। चाइना तो ऑलरेडी यहां पे कवर्ड है ही। और कौन सा आ सकता है बोलो? जापान। ठीक है, उसके अलावा पूरा यूरोप को एक साथ क्लब कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें कवर करना ही है तो लिमिट नहीं है। कुछ लोग इजराइल को भी मान लेंगे ग्लोबल पावर, ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे मानने से नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चंस आने से होता है। तो ऐसे एक दो कंट्री हम बहुत तरीके के लिए और पढ़ ले, मान लो हम लोग यूके भी पढ़ ले, बट इन पे क्वेश्चंस आए नहीं है। बट इनका जो भी करंट रिलेटेड चीजें हैं हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि अगर क्वेश्चन आता भी है तो हम लोग टैकल कर ले। समझ में आई बात? इंडिया का रिलेशन इनके साथ, इंडिया का रिलेशन इनके साथ। वर्ल्ड में जो भी इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, उनका इंडिया पे क्या असर पड़ने वाला है ना? इंपैक्ट ऑन इंडिया। क्या क्या अभी वर्ल्ड में इवेंट हो रहा है? ट्रंप साहब कुछ 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 करते रहते हैं, उनका काम ही है, उनका मन नहीं लगता बिना ट्वीट किए, ठीक है। ऐसा लग रहा है ट्विटर उन्हीं के लिए बनाया गया था, नहीं। और क्या होता रहता है? इजराइल ऐसे खाली बैठा रहता है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उसका, ठीक है, उसको वॉर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कभी हमास के साथ चल रहा है, कभी ईरान के साथ चल रहा है, कभी किसी के साथ चल रहा है, कभी किसी के साथ चल रहा है। तो ये एक पूरा एंगल रहेगा जो वर्ल्ड इवेंट्स में हम लोग कवर करेंगे कि उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ में आई बात? रशिया यूक्रेन अब थोड़ा पुराना हो गया है, ठीक है। अभी भी कभी बात होता है कि अब दोनों के बीच में सीज फायर हो रहा है, होने वाला है, तभी बड़ा सा बम मारता है रशिया, यूक्रेन और बड़ा मारता है। तो यही से ही चल रहा है। यूक्रेन रशिया के बारे में भी विल स्टडी थोड़ा बहुत कि क्या क्या एंगल बन रहा है इनका वापस से, ठीक है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, है ना। इसके अलावा जो ग्लोबली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली बॉडीज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज जो बहुत बड़ी बॉडीज हैं, जिनका नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल बॉडीज। नाम बताओ, नाम सुना आप लोगों ने? किसका किसका इंटरनेशनल बॉडीज में नाम है? सबसे बड़ा कौन है?
यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल बॉडीज है, बॉडी है जिसके बारे में आपको पढ़ना ही है, भले वो करंट अफेयर्स हो नहीं हो, बट करंट अफेयर्स में ये नहीं रहेगा ऐसा हो नहीं सकता, यही काम है इसका। समझ में आई बात है ना। यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है आप लोगों ने। यूनाइटेड नेशन के अलावा अभी जो थोड़ा बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है वो कौन चल रहा है, IMF। तो वी विल ऑल्सो बी कवरिंग द IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे कुछ खास रोल नहीं आता है, थोड़ा बहुत हम लोग WTO भी कवर कर लेंगे कि अगर वो आता है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक बात है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीजें चल रही हैं सिलेबस में। सिलेबस में और आता है जिसको हम बोलते हैं डायस्पोरा। नाम सुना है आप लोगों ने, एक वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब डिस्पर्स वर्ड से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, डिस्पर्स। इंडियन ओरिजिन के लोग जो पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स हो गए, डिस्पर्स का मतलब समझते हो, फैल गए, उससे क्या बना है, डायस्पोरा बना है। तो इंडियन ओरिजिन के लोग जो पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के रह रहे हैं, उनका इंडिया से क्या रिलेशन बन रहा है, वो इंडिया के वेलबींग के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या हम उनके लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, या उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है बीइंग एन इंडियन या बीइंग अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। समझ में आई बात। ठीक है, अभी जैसे ईरान वगैरह में और इजराइल में एडवाइजरी जारी किया गया है, जो भी इंडिया के लोग हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो ऐसे एम्बेसी से कांटेक्ट करें, ऐसे बचे ऐसे भागें। समझ में आई बात। तो उनका क्या रोल है और कैसे उनके बारे में वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं दुबई, सऊदी अरेबिया, वहां जाके काम करते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए ही सही, 1 साल 2 साल 4 साल, फिर वहां से पैसा लेके आते हैं। वहां पे उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। समझ में आई बात है ना। DDLJ मूवी देखा है आप लोगों ने, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ले गए थे कहां पे, स्विट्जरलैंड। वहां पे काजोल का पासपोर्ट गुम हो जाता है ना। तो अगर डायस्पोरा से हमें मतलब नहीं होता, उनका पासपोर्ट गुम नहीं होता, तो मूवी नहीं बनती, आधे के बाद रुक जाती, फिर वो एंगल्स नहीं बनते, इवेंट्स नहीं बनते। तो डायस्पोरा हमें पढ़ना होता है। ठीक है, और भी क्या चीजें पढ़नी होती हैं, और भी इंटरनेशनल बॉडीज जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो चीजें पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल बॉडी जिसमें इंडिया किस में इन्वॉल्व है। ब्रिक्स का नाम सुना आप लोगों ने। तो ब्रिक्स फिर से हो सकता है कि APSC ने बचा के रखा हो, प्रीलिम्स में नहीं सीधे मेंस में पूछते हैं। समझ में आई बात। तो ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। SCO हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रिक्स, SCO, और उसके अलावा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा बताइए। आप लोगों ने बिमस्टेक का नाम सुना है क्या। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। सार्क का नाम सुना है आप लोगों ने। ठीक है, आसियान थोड़ा बहुत, आसियान तो इधर ही आ जाएगा। आसियान तो हमारे बाजू में है। कहां पे है, बाजू में। तो आसियान क्या है और कैसे है, वी विल कवर इन द इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आसियान एक बॉडी है बड़ा सा। तो ये मोटा मोटी दिस इज द सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू कवर फॉर आवर इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है ना। इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इट इज गोइंग टू टेक अस सम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में कंप्लीट होने वाला सिलेबस है। थोड़ा सा IR का सिलेबस बड़ा होता है। बड़ा मतलब बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे इवेंट, पूरे दुनिया को कवर करना होता है। पूरी दुनिया में जो जो छोड़ दोगे वही चीज एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो वही जैसे UPSC का जब इंटरव्यू होता है, कोई PSIR वाला स्टूडेंट मिल जाता है तो इंटरव्यू लेने वाले लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, अगर उनका मन करता है कि थोड़ा सा इसके साथ बदमाशी किया जाए तो बोलते हैं अच्छा तुम IR के स्टूडेंट हो। दे आर लाइक यस सर। बताओ कॉन्गो में क्यों वॉर चल रहा है। अब कॉन्गो में क्यों वॉर चल रहा है कोई नहीं पढ़ता है ना। अफ्रीका के बारे में कोई नहीं पढ़ रहा है कि अफ्रीका हो रहा है, होने दो उनका। ठीक बात है। तो ऐसी चीजें मस्ती भी चलती है। खैर वो सब हमें नहीं पढ़ना है, अफ्रीका से हमें कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा लैटिन अमेरिका और बहुत सारी ऐसी, ब्राजील वगैरह, इन सब छोटी छोटी, ब्राजील तो वैसे बड़ी कंट्री है, कनाडा वगैरह, इन सब से हमारा खास लेना देना नहीं है। जब G20 का समिट इंडिया में हो रहा था तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, G20। अभी उसके बारे में कुछ खास पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम बेसिक्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, बेसिक्स, सो दैट कि हमारे पास क्या रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे। G20 हो गया, G7 हो गया, इन सब के बारे में विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स की इनका बेसिक्स क्या है, ये क्यों बने, क्या काम आज कर रहे हैं ये लोग, नहीं रहते तो क्या होता है, बेसिक्स वी विल अंडरस्टैंड। बट उनके बारे में कुछ खास करंट अफेयर्स वाली चीजें नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि वो लोग अभी हमारे रेलेवेंस के इस साल तो नहीं है।
अलग अलग साल अलग अलग बॉडीज जो है वो हमारे लिए रेलेवेंस की होती हैं। ठीक बात है। अब देखो नेबरहुड, नेबरहुड में अभी जो सबसे प्रोमिनेंट आपको दिखेगा दिखेगा बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम थोड़ा बहुत लड़ लिए, बेसिक है ना। और दूसरा कौन सा था, बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो बांग्लादेश के प्रॉब्लम का आसाम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एपीएससी। ठीक है, उससे भी एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से होके हम लोग त्रिपुरा जाने का रूट बनाए थे, अब हमने बाइफरगेट कर लिया, सीधे सीधे कहां से जाएंगे, म्यांमार होके। ठीक है, तो ये सारा चीज म्यांमार का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। ठीक है, तो म्यांमार इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अभी अगर आपको सिलेबस में कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप एक बार पूछ सकते हो, सिलेबस भी आपको मैं प्रिंटेड वगैरह दे दिया जाऊंगा। एनीथिंग इवन वाइवा ऑफ डिसरेशन इन मास्टर्स, अच्छा मास्टर्स में भी उनको पूछा गया है, बहुत बढ़िया बात है। तो हर जगह आईआर इंपॉर्टेंट होता है ना। और आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन दिखाने में भी आईआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप बाकी जगह इंटेलेक्चुअल जैसा दिखो कि वाह क्या नॉलेज है इसके पास। ठीक है, वो बात करे वॉर का, आप बात करो जियो पॉलिटिक्स का, समझ में आ रही बात, तो लगता है कि आप क्या हो, थोड़े से पढ़े लिखे पर्सन हो। खैर, हम लोग ये सब सिलेबस पढ़ने के पहले हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। कि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि आईआर में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग काफी टाइम गुजार लेते हैं, फिर हम लोग अपने कोर सिलेबस पे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझेंगे तो आईआर का कोई कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। बाकी लोग, बाकी दुनिया बिना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आईआर पढ़ती है, हम वैसा नहीं करते हैं। आईआर से रिलेटेड बहुत सारा टर्म एंड टर्मिनोलॉजी होता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। वो सारा कुछ समझ के ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, जिनको एग्जाम देना, अभी एग्जाम बहुत दूर है ना, 2.5 महीने बहुत दूर होता है। ठीक है, जिनको नहीं देना है उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से चिल करते हुए पढ़ो। क्या करते हुए, चिल नहीं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है, देखो थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने स्टेट का नाम सुना है क्या, स्टेट का नाम सुना है। अच्छा, आप लोगों ने नेशन का नाम सुना है क्या, नेशन का नाम सुना है। आप लोगों ने नेशन स्टेट का नाम सुना है क्या, अब नहीं सुना है। देखो, आप लोगों ने सॉवरेनिटी का नाम सुना है क्या, वी हैव 4 कॉन्सेप्ट्स। इन सब में लिखने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है, बस समझते जाना है। ठीक है, इसका भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा लिखा हुआ, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत खास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इनका डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा या नहीं लिखना है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। Chanika is asking, do we need to cover international law in the syllabus like CATSA? CATSA is not an international law. CATSA is a law made by US. तो हमें वो कवर करने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है, बट अगर समथिंग इज गोइंग ऑन इन द करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इट। ठीक है, तो काटसा पुराना है, अभी काम का नहीं है, और काटसा में बस हमें इतना पता होना चाहिए काटसा क्या है, बस नो डिटेल्स। डिटेल्स मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। स्टेट क्या होता है, क्या होता है स्टेट, किसको बोलते हैं, पॉलिटी में पढ़े हो ना, क्या होता है स्टेट बोलो, एक सॉवरेन एंटिटी होता है। कैसा एंटिटी, सॉवरेन। सॉवरेन मतलब सुप्रीम एंटिटी होता है। कैसा एंटिटी होता है, सुप्रीम एंटिटी होता है, जिसका अपना एक क्या हो बोलो, बॉर्डर हो। अरे टेरिटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए। देखो अच्छा मैप तो नहीं बनाया मैंने, बट थोड़ा सा पाकिस्तान ले लिया तो कोई बुरा थोड़ी मानेगा, नहीं मानेगा। तो एक अपना मैप होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या होने चाहिए, लोग होने चाहिए, हैं कि नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा ही हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज वगैरह जो चीजें हैं सब तो है ना। मेन चीज क्या है कि अपना एक पॉलिटिकल बाउंड्री होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक सुप्रीम पावर होना चाहिए, जो सारा चीज इसके अंदर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, पॉपुलेशन वगैरह तो इसके अंदर रहेगी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, है ना। जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, स्टेट स्टेट करते रहते हो कि नहीं करते रहते हो, तो वही है स्टेट। अब बात करते हैं नेशन क्या होता है, व्हाट इज अ नेशन।
आज तक आप लोग स्टेट और नेशन को इंटरचेंजेबली यूज करते आए होंगे। व्हाट इज अ नेशन? नेशन किसको बोलते हैं? बोलो, नेशन किसको कहते हैं? नेशन नाम तो सुना होगा ना, बचपन से सुन रहे हो कि इंडिया इज अ नेशन। बताओ, बोलो, व्हाट इज अ नेशन? नेशन का मतलब होना चाहिए कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस से। किससे मतलब होना चाहिए? कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस। अगर अगर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है लोगों के बीच में, तो वो क्या बनते हैं? एक नेशन बनते हैं। ठीक है, जो भी रेसिडेंट हैं, जो भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उनके बीच में अगर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, वो एक दूसरे से फील कर पाते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं, या हमारा हिस्ट्री एक जैसा है, या हमारा फ्यूचर एक जैसा है, या हमारा रेस एक जैसा है। समझ में आई बात? या हमारा कल्चर एक जैसा है, या हमारा कल्चर एक जैसा है, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एक नेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो नेशन अलग चीज है और स्टेट अलग चीज है। दोनों चीज जब कंबाइन होगी तो क्या बनेगा? नेशन स्टेट। सॉवरेनिटी का मतलब तो आप समझते ही हो। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, है ना। तो किसी एरिया में अगर किसी का सुप्रीम अथॉरिटी होता है, उसके ऊपर अगर दूसरा कोई अथॉरिटी नहीं है उसको कुछ बोलने के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉवरेनिटी बोल देते हैं। ठीक बात है। अब बात करते हैं स्टेट नेशन और नेशन स्टेट में क्या अंतर है। सुनना ध्यान से। आप सब लोगों ने रोहिंग्या का नाम सुना है? कोई ऐसा आप लोगों में से जिसने रोहिंग्या का नाम नहीं सुना है? कितने लोगों ने रोहिंग्या का नाम सुना है? रेज योर हैंड। सब लोगों ने सुना है ना। तो रोहिंग्या लोग कौन है? रोहिंग्या लोग एक एथनिक ग्रुप है कि नहीं है? रोहिंग्या लोग कैसे ग्रुप है? बोलो, एथनिक ग्रुप। समझ में आई बात? वो लोग ये बात करते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस रखते हैं। क्या रखते हैं? बोलो, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। रोहिंग्यास टुगेदर, है ना, फॉर्म कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बनाते हैं। वो उनका कंट्री कहां है? म्यांमार के अंदर है कि नहीं? कहां पे है? म्यांमार के अंदर। म्यांमार के अंदर एक रखाइन स्टेट है। कौन सा स्टेट है? रखाइन स्टेट। उसमें कौन लोग रहते हैं? रोहिंग्या। वहां से वो भाग भाग के थोड़े बांग्लादेश में आए और कहां आए? इंडिया में भी आए। तो अगर रोहिंग्या एक एथनिक ग्रुप है जिनका कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, तो रोहिंग्या क्या बने? एक नेशन। बट क्या वो एक स्टेट है? नहीं है। वो म्यांमार के अंदर एक छोटा सा प्रोविंस है। मतलब बिहार और यूपी और असम वाला स्टेट बोले तो वैसा वाला स्टेट है। समझ में आई बात? मेन वाला स्टेट नहीं है। ठीक है, तो रोहिंग्या एक स्टेट नहीं है, उनका एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, वो म्यांमार के छोटे से हिस्से में रहते हैं। ऑल्दो उनको लगता है कि उनका कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस उनको क्या बनाता है? एक नेशन बनाता है। समझ में आई बात? तो रोहिंग्या एक नेशन तो है बट एक स्टेट नहीं है। म्यांमार, म्यांमार में बहुत सारे ट्राइब होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग होंगे कि नहीं होंगे? तो म्यांमार एक क्या है? म्यांमार एक स्टेट तो है बट इसके अंदर बहुत सारे नेशन है। क्योंकि एक नेशन कौन हो गया? रोहिंग्या वाला ही हो गया। और कौन हो गए? वहां के बुद्धिस्ट लोग हो गए। कौन से लोग हो गए? बुद्धिस्ट लोग। और अलग अलग लोग आपस में लड़ते रहते हैं, जो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस रखते हैं। समझ में आई बात? इंडिया को भी बहुत सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया भी क्या है? बहुत सारे अलग अलग नेशन से बना हुआ एक मल्टीनेशनल स्टेट है। कैसा स्टेट है? मल्टीनेशनल। अब इंडिया में भी देखो, जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप है एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट ग्रुप, फॉर एग्जांपल नागालिम वाले जो ग्रुप हैं, जो ग्रेटर नागालिम का डिमांड करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि सारा नागा लोग मिलके क्या बनते हैं? एक नेशन बनते हैं। तो हमें एक अलग क्या चाहिए? स्टेट चाहिए उस नेशन के लिए। समझ में आ रही है बात? है ना। बट अलग अलग थ्योरीज कहां पे चलती है? इंडिया के लिए भी चलती रहती है। अब बात करो जर्मनी का। जर्मनी में कैसे लोग रहते हैं? सिर्फ जर्मन लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? जर्मन।
बाद में जाके कुछ लोग सेटल हुए, वो छोड़ दो, स्टार्टिंग से कैसे ओरिजिन के लोग हैं, जर्मन। तो वो लोग क्या है, एक नेशन है, और वही लोग क्या बने, एक स्टेट बने। तो वो क्या हो जाएगा, एक नेशन स्टेट हो जाएगा। समझ में आई बात। आप जापान की बात करो, किसकी बात करो, जापान की। जापान एक बड़ा सा कंट्री है कि नहीं है, कैसा कंट्री है, बड़ा सा। जापान में ऑलमोस्ट एक ही एथनिसिटी के, एक ही कल्चर के, एक ही कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के लोग रहते हैं। तो जापान के लोग क्या है, एक नेशन है। जापान के लोग क्या है, एक स्टेट भी है जापान। तो जापान क्या है, एक दोनों मिला के नेशन स्टेट है। समझ में आई बात, ठीक है। इंडिया एक स्टेट तो है, बट इंडिया एक नेशन है। तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यस, इंडिया इज अ नेशन। हमारा एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है। कैसा बिलोंगिंगनेस है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस सिर्फ रेस, कल्चर, लैंग्वेज के बेसिस पे ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजों के बेसिस पे हो सकता है ना। हमारा शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारा शेयर्ड फ्यूचर है। तो उस चीज पे हम लोग कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस रखते हैं, तो हम भी क्या हो गए, एक नेशन हो गए। जब इंडिया ब्रिटिश के अंदर चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया का रूल चल रहा था इन द 19th सेंचुरी, समझ में आई बात। तो उस समय हिंदू लोग भी थे, मुस्लिम लोग भी थे। एक पर्सन थे, एक पर्सनालिटीज थे, जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। नाम सुना है आप लोगों ने, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ये बोला कि पहले तो उन्होंने बहुत तारीफ की कि हिंदू एंड मुस्लिम आर लाइक टू आईज ऑफ द सेम पर्सन। समझ में आई बात, ठीक है। दो आंखें हैं, और ये दो आंखें ही पूरा कंट्री है, पूरा नेशन है। बाद में यूपी, जो अभी आज का यूपी है, वो पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। उत्तर प्रदेश जो है, वहां पे ये मुद्दा चल रहा था कि वहां पे लैंग्वेज क्या रखा जाएगा। वहां पहले से जो लैंग्वेज चल रहा था वो क्या था, उर्दू था। अब वहां पे हिंदू लोग बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। अब इनके बीच में कोई सहमति नहीं बन रही थी। तो सर सैयद अहमद खान ने बोला कि देखो, वो भी यूपी से ही थे, उत्तर प्रदेश से। उन्होंने बोला देखो कि हिंदू और मुस्लिम का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट है। दोनों एक दूसरे का विल को लेके, इच्छाओं को लेके एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हिंदू और मुस्लिम जो है, ये दो अलग नेशन है, टू सेपरेट नेशन है। कैसे नेशन है बताओ, टू सेपरेट नेशन। ये किसने बोला, सर सैयद अहमद खान ने। तो पहली बार किसी ने इंडिया में ये ऑफिशियली बोला कि देखो, हिंदू और मुस्लिम लोगों का इंटरेस्ट अलग है, दो अलग नेशन है, इसीलिए बाद में दो अलग स्टेट की डिमांड की गई। तो इंडिया और पाकिस्तान क्या बने, दो अलग स्टेट बने। पाकिस्तान पूरी तरह से क्या बना, एक नेशन स्टेट बना। कि स्टेट एक ही, नेशन एक ही, क्योंकि सारे लोग, मैक्सिमम लोग क्या है, मुस्लिम है ना। पाकिस्तान को क्या डिक्लेयर किया गया, इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। समझ में आई बात। जबकि इंडिया को क्या डिक्लेयर किया गया, इंडिया एक सेकुलर कंट्री रहेगा। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के रिलीजन के और बाकी कल्चर के लोग रह सकते हैं। तो इंडिया को एक मल्टी एथनिक या मल्टी कल्चरल या मल्टी नेशनल नेशन बोला गया। समझ में आ रही बात। अब लेकिन पाकिस्तान जो बना था, पाकिस्तान किस लिए बना था, कि पाकिस्तान मुस्लिम लोगों के लिए बन रहा है। मुस्लिम लोग सारे मिलके क्या बन रहे हैं, एक नेशन बन रहे हैं, उनका एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बन रहा है। अब पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान इधर साइड, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान था कि नहीं था, बांग्लादेश भी क्या था, पाकिस्तान था। बांग्लादेश तो अलग हो गया। तो अगर ये दोनों एक ही नेशन होते तो बांग्लादेश अलग होता क्या, नहीं होता। मतलब उन्होंने जो कहानी बुनी, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया कि सारे मुस्लिम लोग मिलके एक नेशन बनेंगे, वैसा तो नहीं रहा। बांग्लादेश क्या हो गया, अलग हो गया। समझ में आई बात, ठीक बात है। और इंडिया में जितने मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो सब आराम से रह रहे हैं, कोई सेपरेटिज्म, कोई वैसा डिमांड कभी नहीं हुआ। समझ में आ रही बात। कोई ठीक है, छोटा मोटा राइट्स और बाकी चीजें हुई, बट कोई सेपरेटिज्म और कोई वैसा कि नहीं हमें अलग कंट्री चाहिए, वैसा कोई डिमांड नहीं हुआ। समझ में आ रही बात। तो हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के साथ रह रहे हैं, रादर देन कि मुस्लिम ब्रदरहुड पर रहने वाले पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। क्योंकि इनका कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बंगाली का हो गया। किसका हो गया, बंगाली का। समझ में आई बात। तो नेशन एक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान को
जम्मू एंड कश्मीर क्यों चाहिए? कश्मीर क्यों चाहिए? जम्मू तो नहीं चाहिए उसको, कश्मीर क्यों चाहिए? क्योंकि कश्मीर क्या है, मेजॉरिटी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, 90% से ज्यादा। तो वो बोलता है कि सिंस वी आर मुस्लिम दे आर ऑल्सो मुस्लिम, हम लोग क्या बनते हैं, एक नेशन बोलते हैं। बट वो नेशन बनता है, बट वो अपने इरादों में सक्सीड नहीं हो पाता है। समझ में आई बात? तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है पाकिस्तान का कि हाँ मुस्लिम लोग एक नेशन बनते हैं। पाकिस्तान का पूरा कॉन्सेप्ट ही उस पर बेस्ड है। इसी वजह से पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया आज तक, क्योंकि उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वही फेल हो गया जब बांग्लादेश बना। कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट एक साथ था तो एक साथ रहे क्यों नहीं, अलग अलग क्यों होना पड़ा? समझ में आई बात? तो नेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि क्या है? नेशन मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन समझते हो, अंग्रेज, अंग्रेज बोलते हैं कि चलो इंडिया का भी एक नेशन था ही नहीं, इंडिया एक नेशन के अंदर मल्टीपल नेशन है ना, बंगाली, बिहारी, असमीज, समझ में आई बात, मणिपुरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब क्या है, अलग अलग नेशन है। लेकिन जो राष्ट्रवादी हिस्टोरियन है, इंडियन हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, वो क्या बोलते हैं कि हाँ हमारा अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है, बट भले ही अलग अलग लैंग्वेज हो, हम सब मिलके क्या बनते हैं, एक नेशन बनते हैं। हमारा शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारा शेयर्ड फ्यूचर है, हमारा शेयर्ड बिलोंगिंगनेस है। बहुत सारी चीजों के हिसाब से हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। भले ही हमारा लैंग्वेज क्या हो, अलग हो, भले ही हमारा पहनावा और कल्चर क्या हो, अलग अलग स्टेट्स में अलग हो, बट बहुत सारी चीजों में हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। समझ में आई बात? गांधी जी हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि हिंदी एक यूनिफाइंग फैक्टर बने। कैसा फैक्टर बने? यूनिफाइंग फैक्टर, कि सो दैट कि पूरा इंडिया जो है वो हिंदी से बंधा हुआ रहे और एक नेशन को अच्छे से फील करे। ठीक बात है। आजकल आरएसएस बीजेपी किसको प्रमोट करती है? संस्कृत को प्रमोट करती है, कि संस्कृत एक यूनिफाइंग फैक्टर रहे, क्योंकि बहुत सारा जो लैंग्वेज है, बी इट तमिल, तेलुगु, दे आर वेरी क्लोज टू संस्कृत, असमीज, उड़िया, बंगाली, दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू संस्कृत। समझ में आई बात? तो वो एक यूनिफाइंग फैक्टर है पूरे इंडिया के अंदर। तो यूनिफाइंग फैक्टर कई बार लोग और ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। आरएसएस बीजेपी ये भी बोलती है कि चलो हम लोग एक नेशन तो है ही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार सब ले लो, अखंड भारत ये है एक नेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है, हम तो अभी छोटे ही नेशन बने हैं, अभी तो पूरा लोगे तब जाके अखंड भारत बनेगा, वो जाके हम एक नेशन बनेंगे, है ना। तो हर किसी का नेशन का अपना कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया को लेके थोड़ा अलग अलग है। बट हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ मल्टी एथनिक नेशन, बहुत सारे एथनिसिटी के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। यूएस में क्या एक, यूएस में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है? हाँ है। वहां भी अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, व्हाइट्स भी हैं, ब्लैक्स भी हैं, इधर के वाले भी हैं, उधर वाले भी हैं, अब तो इंडिया वाले भी बहुत भरे हुए हैं। ठीक है, तो यूएस भी वैसा मल्टी एथनिक चल रहा है। ठीक है, तो रोहिंग्या हो गए, रोहिंग्या के अलावा हो गए कुर्द्स। कुर्द का नाम सुना है आप लोगों ने? बलोचिस्तान का नाम सुना है क्या? बलोच, बलोच बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, वी आर ए सेपरेट नेशन, हमको एक अलग से स्टेट दो। क्या दो? स्टेट। तो हम क्या बन जाएंगे? नेशन स्टेट। समझ में आई बात? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट नेशन एंड नेशन स्टेट। कोई बेचारे स्टेट हैं, उनको अपना वो स्टेट है लेकिन वो एक कंबाइंड स्टेट है, बहुत सारे उसमें ग्रुप्स रहते हैं। कोई नेशन तो है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस तो है, बट उनको स्टेट नहीं मिल रहा, है ना। इसमें रोहिंग्या हो गए, कुर्द हो गए, बलोच हो गए। कुर्द भी कहाँ पे है? इराक में, सीरिया में एक कुर्द ग्रुप रहता है। ठीक है, अलग अलग हर कंट्री में है बेचारा, वो अपना खुद का स्टेट नहीं बना पा रहा। पैलेस्तीन नाम सुना है आप लोगों ने? पैलेस्तीन भी एक रिकॉग्नाइज स्टेट नहीं है। समझ में आई बात? यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं है। ताइवान नाम सुना है आप लोगों ने? टेंशन नहीं लो, बहुत सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कुछ आपको पता होगा, कुछ आपको पता नहीं होगा। नहीं भी पता है देन आल्सो इट्स ओके। ठीक है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यह समझना है कि इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा है उसका रूट क्या है। उसका रूट यह है कि हम मल्टी एथनिक होते हुए भी एज अ नेशन थ्राइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो सिंगल एथनिक होते हुए भी टूट गया और आगे नहीं बढ़ रहा है। समझ में आई बात? तो उसका जो बीइंग अ नेशन कॉन्सेप्ट है वही क्या है? फ्रॉड है, जो कि हमारा नहीं है। हमारे में अभी पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होंगे।
अगर पॉपुलेशन अभी हमारा 2011 के बाद सेंसस आया नहीं, अभी आएगा, हो सकता है कि पाकिस्तान में जितने मुस्लिम लोग रहते हैं उससे ज्यादा कहाँ मिले, इंडिया में मिले, देन ऑल्सो वी आर लिविंग हैप्पीली, है ना, सारे और बाकी क्रिश्चियन लोग, ज्यूज एंड सो मेनी कम्युनिटीज. सो वी आर मल्टी एथनिक नेशन एंड वी आर थ्राइविंग एंड सर्वाइविंग एंड वी आर डूइंग वेरी गुड. वी हैव ऑलरेडी बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर 2-3 years विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान कहाँ है पता नहीं. समझ में आई बात? तो मेन लड़ाई उसी बात का है. ठीक बात है. आगे ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया. तो स्टेट, नेशन स्टेट, ये सब कॉन्सेप्ट जब हम लोग समझ लिए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है पावर का. व्हाट इज पावर? पावर का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है पावर, बताइए. व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? पावर अथॉरिटी होता है. ठीक है, और क्या होता है? पावर इज द एबिलिटी. पावर इज द एबिलिटी टू गेट समवन टू डू समथिंग ही माइट नॉट अदरवाइज डू. है ना, मेरे पास पावर है तो तुमसे वो करवा लूंगा जो तुम अदरवाइज नहीं करोगे. समझ में आई बात? लास्ट में समझ में आ रहा है बेटा? पावर का मतलब वो ऐसा वाला एबिलिटी जो मैं तुमसे वो करवा लूं जो तुम अदरवाइज नहीं करोगे. दैट इज कॉल्ड पावर. है ना, उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. पावर समझ में आ गया क्या है? अब पावर के भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पावर? ठीक है, पावर के कंपोनेंट्स क्या है? पावर के कंपोनेंट्स हैं हार्ड पावर. कौन सा वाला पावर? हार्ड. हार्ड पावर. हार्ड पावर मतलब मिलिट्री पावर. कैसा पावर? मिलिट्री पावर. मिलिट्री पावर प्लस इकोनॉमिक पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्ड पावर. पैसा और मिलिट्री. समझ में आई बात? इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड पावर. ठीक है, हार्ड है ये. सॉफ्ट पावर दूसरा क्या होता है बोलो? सॉफ्ट. सॉफ्ट है ये. समझ में आई बात? है ना, एबिलिटी ऑफ परसुएशन, प्यार से समझा लेना. गांधी जी वाला पावर, है ना, धोती कुर्ता वाला पावर. समझ में आई बात? जिसमें लाठी डंडा का यूज नहीं हो रहा है, नॉन वायलेंस का यूज हो रहा है. किसका यूज हो रहा है? नॉन वायलेंस का. कल्चर का यूज हो रहा है. ठीक है, विजडम का यूज हो रहा है. ठीक है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट चीजों का यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पावर. जो तुमको बहका दे, बहकी बहकी बातें करके बहका दे. तुम बोलो कि ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं करता. तो वो क्या है? सॉफ्ट पावर है. कैसा वाला पावर? सॉफ्ट वाला पावर. ठीक बात है. हार्ड वाला पावर. दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो तब स्मार्ट बनता है ना. इसको बोलते हैं स्मार्ट पावर. समझ में आई बात? तो स्मार्ट वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट. दोनों है यहां पे, कोई एक मिसिंग नहीं है. लास्ट आता है, इसको बोलते हैं फास्ट पावर. फास्ट का मतलब स्पीड, कि पावर तो चाहिए बट बहुत स्पीड से चाहिए. आप बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के, ऐसे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है. स्पीड वाला पावर मतलब आपको टेक्नोलॉजी में आगे होना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन में आगे होना पड़ेगा, आपको हर स्टेप में आगे होना पड़ेगा, लीड लेना पड़ेगा. इसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट पावर. समझ में आई बात? कुछ कंट्रीज के पास क्या है? हार्ड पावर है. कैसी पावर है? हार्ड. हार्ड पावर समझते हो क्या होता है? कंट्रीज बताओ जिनके पास हार्ड पावर है, बताओ. चाइना यूएस. चाइना यूएस के पास हार्ड पावर है. तो अब मुझे बताओ मिलिट्री पावर किसके पास ज्यादा है? मिलिट्री पावर किसके पास ज्यादा है? यूएस के पास ज्यादा है. अनडाउटली किसके पास ज्यादा है? यूएस के पास ज्यादा है ना. यूएस की मिलिट्री, यूएस की नेवी, यूएस की एयरफोर्स, अनडाउटली यूएस के पास हार्ड पावर ज्यादा है, मिलिट्री वाला. इकोनॉमिक पावर किसके पास ज्यादा है? वो भी यूएस के पास ज्यादा है. यूएस इज द सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्री वाला कंट्री, है ना, यूएस है. फिर किसके पास आएगा हार्ड पावर? बताओ. चाइना के पास है. चाइना के पास भी अभी इकॉनमी क्या है? सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है ना. बाकी मिलिट्री और बाकी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी चाइना के पास काफी तेजी से लास्ट 10-15 साल में बढ़े हैं. ठीक है, रशिया का भी वही हाल है.
रशिया के पास पैसा कम है। क्या कम है? पैसा। इकोनॉमी वाइज रशिया इंडिया से भी काफी पीछे है अभी, है ना। तो रशिया के पास क्या है? मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर वो बहुत सालों से, 50 सालों से रशिया क्या है? मिलिट्री पावर है, डोमिनेंट मिलिट्री पावर है। न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसके यूएस से भी ज्यादा है ना, कि न्यूक्लियर आर्सेनल जिससे कि न्यूक्लियर स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो डेमोन्स्ट्रेट होगी वो यूएस से भी ज्यादा है। तो हार्ड पावर जरूर मैटर करता है, ठीक है। हार्ड पावर होगा तो ही लोग आपसे डरेंगे, अदरवाइज आपसे डरेंगे नहीं। ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। कैसा पर्सपेक्टिव है? रियलिस्ट। रियलिस्ट समझते हो क्या होता है रियलिस्ट? कि जो रियल है वही चीज डेमोन्स्ट्रेट करना। तो रियल क्या है? पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो लोग बोलेंगे भाई कैसा है, अदरवाइज कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आई बात? ठीक बात है। तो कोई पैसे के लिए कोई काम कर रहा है तो इट्स ओके। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात, हार्ड पावर में क्या होता है? मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर मतलब आपके पास वो डिसिसिव पावर होना चाहिए कि लोग आपसे डरे। ठीक बात है, कंट्रीज आपसे डरे, है ना। बहुत सारे लोग हार्ड पावर को जमा करके रखते हैं, है ना। हार्ड पावर से याद आया, इकोनॉमिक पावर से, कि अभी कल परसों शायद नीट का रिजल्ट आया है। आया है क्या? जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए नीट का रिजल्ट। नीट रिजल्ट में एक लड़की कुछ 267 या पता नहीं कुछ रैंक ले आई, डॉली कुमारी करके। और फटाफट जिस कोचिंग से पढ़ी थी या जिस कोचिंग वाले थे वो क्लेम करने लगे, हर जगह, सब जगह मीडिया में पहुंचा दिए हार्ड पावर अपना। ठीक है, पता चला उस लड़की ने अपना रिजल्ट फॉर्ज करके भेजा था। तो अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और आपका रिजल्ट देख के मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो सही है कि गलत है, तो सोचो क्या पढ़ाया है। समझ में आई बात? एटलीस्ट फेसेस तो तुम्हारे पता है, तुम कितना पढ़ते हो, ठीक है। तो ये है हार्ड पावर का गेम। कुछ लोग एकदम आगे आगे लगे रहते हैं फटाक से, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? सॉफ्ट पावर, दिमाग नहीं था। समझ में आ रही बात? कि उस हार्ड पावर को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, फटाफट वो फास्ट पावर पे चले गए। बट फास्ट पावर का यूज भी तब होगा जब क्या होना चाहिए? सॉफ्ट पावर होना चाहिए। कि आपको ये समझ में आए कि हार्ड पावर कैसे यूज करना है, यूज करना भी है कि नहीं करना है। खाली सॉफ्ट पावर का मतलब क्या हुआ? इंटेलिजेंस। खाली सॉफ्ट पावर का मतलब क्या हुआ? आपका परसुएशन स्किल। खाली सॉफ्ट पावर का मतलब क्या हुआ? आपकी अच्छाई, आपका गुडविल। वो क्या होता है? सॉफ्ट पावर होता है। समझ में आई बात? G20 में हम क्या प्रमोट कर रहे थे? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा मीन्स अर्थ, कुटुंबकम मीन्स अ फैमिली। ये अर्थ इज अ होल फैमिली, कि ये पूरा अर्थ ही हमारा फैमिली है। सिर्फ इंडिया के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ हम अपने एशिया के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड में कहीं भी क्राइसिस हो रहा है हम पहले पहुंच रहे हैं। समझ में आई बात? हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर बढ़ाने में कौन किस किस चीज का रोल आता है? सॉफ्ट पावर आपका पर्सनल सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ता है? आपकी आपके दोस्तों में पकड़ कैसे बनती है? एक तो पैसा होना चाहिए, वो तो हार्ड पावर चला गया। पैसे के अलावा बताओ, आपने कभी किसी का हेल्प कर दिया, रात को 12 बजे उसने चिल्लाया कि भाई जरूरत है, तुम पहुंच गए, हाँ बोलो क्या जरूरत है, तो आपका सॉफ्ट पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। रात को 3 बजे बुलाया किसी ने कि भाई डर लग रहा है ना, आपको खुद डर लग रहा है 3 बजे लेकिन आप पहुंच गए कि चल तू मत डर, मैं आ रहा हूं। उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में गली में कुत्ते बहुत हैं, है ना, और रात को और एक्टिव हो जाते हैं वो। ठीक है, अब गली के रात में लोग कम, 1-2 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, कुत्ते 100-100 एक एक गली में। समझ में आई बात? मेरा दोस्त मुझे फोन किया कि भाई डर लग रहा है, मुझे खुद ही कुत्तों से डर लग रहा है। अब फिर मैं उसके यहाँ जा रहा हूं, कैब वाले ने रास्ते में उतार दिया कि सर यहाँ से गेट बंद है। अब कुत्ते देख रहे हैं कि अकेला आ रहा है ये, बट फिर भी मैं गया कुत्तों को प्यार से पुचकारते हुए कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब उसके लिए अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूं या कोई भी इतना कुछ कर रहा है तो सॉफ्ट पावर जनरेट होता है कि नहीं होता है? तो सॉफ्ट पावर आप बाकी लोगों के लिए कितना खड़े हो। कोविड आया, कोविड में क्या हम सबसे पावरफुल कंट्री थे? नहीं थे। क्या हमारे पास पानी भिजवा देना? क्या हमारे पास सबसे ज्यादा वैक्सीन से? नहीं था। क्या हमारे सब लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया? नहीं दिया। फिर भी हमने मोर देन 100 कंट्रीज को वैक्सीन पहुंचाया। ऐसा नहीं कि 100% वैक्सीन पहुंचाया कि उनके सारे लोगों को वैक्सीन लग सके, बट उनके जो लोग फ्रंट लाइन पे हैं, है ना, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस वगैरह, गवर्नेंस वाले लोग,
उनको तो वैक्सीन लग जाए कि वो अपना काम सही से कर सके, तो हमने पहुंचाया तो सही, दैट इज सॉफ्ट पावर। पैर छूने का कल्चर कहाँ है? सिर्फ इंडिया में है, और कहीं है क्या? या थोड़े बहुत जो इंडिया ओरिजिन के लोग जहां गए होंगे वहां होंगे, और कहीं तो नहीं है ना। है ना, एक कंट्री है जिसका तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत लोगों ने, पपुआ न्यू गिनी, नाम सुना है? कितने लोगों ने पहली बार सुन रहे हो? नाम हैंड रेज करो, पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो वहां मोदी जी जाते हैं, वहां के प्रेसिडेंट पैर छूते हैं मोदी जी का। इज देयर एनी कल्चर? नो। समझ में आई बात? पैर छूने का कल्चर भी हमारा ही सॉफ्ट पावर। क्यों छूते हैं? बिकॉज बोल रहे हैं कि इंडिया स्टैंड्स फॉर एवरीवन, है ना। भले ही अपने पास खाने के लिए नहीं है 2 रोटी, उसमें भी 1 रोटी बांट रहा है कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा 1-2 दिन और जिंदा रह जाओगे। तो दैट इज आवर सॉफ्ट पावर। समझ में आई बात? हमारा सॉफ्ट पावर और कौन आगे लेके जाता है? हमारा कल्चर। हमारा बॉलीवुड भी लेके जाता है, थोड़े बहुत गाने वाने लेके जाए या मूवीज वगैरह लेके जाए, दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट पावर। दंगल जाए, ठीक है, हाउसफुल जाए, बाहुबली जाए, जो भी जाए, ठीक है, महाभारत रामायण की स्टोरीज जाए, ठीक बात है। तो ये हमारा क्या है? सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर योगा जाए, आयुर्वेदा जाए, वो सब क्या हमारा है? सॉफ्ट पावर है। तुम यहां कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बना दो, कुछ कूट काट के, ठीक है ना, और उसको ब्रांडिंग कर दो बढ़िया एकदम नॉर्थ ईस्ट, और सही बनाओ, मतलब अच्छा जड़ी बूटी कूटो, ऐसा नहीं कि कुछ भी, है ना, कुछ उसमें एडल्ट्रेशन, मिलावट उलावट नहीं करो, फिर उसको बेचो। वर्ल्ड के कोने कोने से लोग खरीदेंगे कि आयुर्वेदा इंडिया से आया है, इंडिया से 10-10 हजार में खरीदेंगे, जो 100 रुपए में तुमने पुड़िया बनाई है, ठीक है, क्योंकि क्या है? तुम्हारा सॉफ्ट पावर है कि हाँ, आयुर्वेदा हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इफ समथिंग इज कमिंग फ्रॉम इंडिया इट हैज टू बी ऑथेंटिक। समझ में आई बात? कहीं भी चले जाओ, कभी पैसा नहीं कमा पा रहे हो, कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ और वहां पे जाके योगा सिखाने लगो, भले ही खुद योगा नहीं आता हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होगा? सॉफ्ट पावर, है ना। योगा गुरु फ्रॉम इंडिया, थोड़ा दाढ़ी उड़ी बढ़ा लो, ठीक है, सब लोग आ जाएंगे योगा सीखने, ऐसे हाथ मरोड़ो तो हाथ मरोड़ेंगे। क्यों है? क्या है? इंडिया का सॉफ्ट पावर है। समझ में आई बात? तो सॉफ्ट पावर ये चीज होता है। फिर क्या होता है? स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को जुडिशियसली कैसे यूज करना है, किसको कब यूज करना है, कब नहीं करना है। सॉफ्ट पावर में भी यूएस आगे है इंडिया से, चाइना भी आगे है, हम लोग दोनों में पीछे ही चल रहे हैं। समझ में आई बात? हार्ड पावर, स्मार्ट पावर मतलब दोनों का बैलेंस करना, उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट पावर। किसको कब ज्यादा यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है, दैट इज स्मार्ट। और फास्ट मतलब तेजी से यूज करना, वेट नहीं करते रहना, टेक्नोलॉजी फास्ट होना, सुपीरियर होना, इंफॉर्मेशन वॉर फास्ट होना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? फास्ट पावर। जैसे इंडिया पाकिस्तान अभी जो झड़प हुआ है ना, अब पाकिस्तानी मीडिया को देखो, तुरंत चलाने लग गए कि हमने इंडिया के इतने सिटी गिरा दिए, ठीक है। उनकी एक एंकर बोलने लगी, अच्छा हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो तुमको सही में नहीं पता कुछ? देखा था तुम लोगों ने कि हमारे लोगों ने उनके 70% बिजली काट दी इंडिया की। कौन सी बिजली कटी? हमें तो नहीं पता चला। नहीं, 70% ग्रिड पे अटैक कर लिया, साइबर वॉरफेयर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो, जो उनको वर्ड कभी सुन लिए थे बोल दे रहे थे। तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो वो भी क्या है? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमने एक तो पहले हार्ड पावर का यूज कर लिया, अच्छे से बढ़िया से मिसाइल उसाइल मार दिया। अब हार्ड पावर का यूज मन भर खत्म हो गया, फिर हम लोग सॉफ्ट पावर के लिए अपना डेलीगेशन बना के भेज दिए कि जाओ कंट्रीज में जाओ, बोल के आओ। समझ में आई बात? तो हमने एक तरह से दोनों पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया, हार्ड पावर का भी और सॉफ्ट पावर का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये सारा पावर जो है हमें यूज करना होता है। स्टेट्स कैन हैव मल्टीपल नेशन बट अ नेशन मे नॉट बी अ नेशन स्टेट। यस यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट चैनिका। रोहिंग्याज आर अ नेशन बट दे आर नॉट अ नेशन स्टेट। समझ में आई बात? है ना। और भी बहुत सारे ऐसे कुर्द हैं, पश्तून है, पश्तून अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान इसलिए डरा रहता है इंडिया से कि बांग्लादेश मोमेंट दोबारा नहीं हो जाए, थोड़ा सा और उधर से कट नहीं जाए। बलोच। समझ में आई बात? देयर आर सो मेनी थिंग। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऐसे थोड़ा बाउंस बाउंस सा लग रहा है? बोलो, अरे बताओ। पावर हो गया, तो हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया? पावर। अच्छा, पावर से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं हेजेमनी।
क्या बोलते हैं? हेजेमनी, है ना। अब हेजेमनी का मतलब क्या होता है पता है? हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप। हेजेमनी का मतलब होता है सुपीरियोरिटी एक तरह से। हेजेमनी, हेजेमनी सुपीरियोरिटी भले ही रियल नहीं हो, रियल हो या इमेजिनरी हो, भले ही लोग इमेजिन ही करें कि सामने वाला सुपीरियर है, बट वो चीज क्या है? हेजेमनी है। ठीक है, जैसे यूएस का हेजेमनी है। यूएस जो बोलता है लोग को लगता है यूएस बोल रहा है, ठीक बात है। ट्रंप के आने से थोड़ी हेजेमनी खराब हुई है उनकी 10 साल पहले 20 साल पहले उनकी हेजेमनी क्या थी? ज्यादा थी। हम लोग, अच्छा तुम लोग कॉर्नफ्लेक्स क्यों खाना शुरू किए? क्योंकि यूएस खा रहा था। कोई और रीजन है? नहीं है। कभी सोचे क्यों कॉर्नफ्लेक्स खाना है? नहीं। तुम लोग कच्चा दूध कब यूज करना शुरू किए कि अरे कौन उसको गर्म करेगा, फटाफट फाड़ो और डालो और खा लेते हैं? क्योंकि यूएस वैसे खा रहा है। तुम लोग उनके सिटकॉम वेब सीरीज में देख रहे हो कि वो लोग फ्रिज खोले, ऐसे गैलन से दूध निकाले और ऐसे डाल के खा गए, तुम भी वैसे ही खा रहे हो। कभी पूछा अपने से क्यों? नहीं, क्योंकि उनका क्या है? हेजेमनी है, सुपीरियरिटी है। वो जो कराना चाह रहे हैं वो हो रहा है। जो रूल बनाना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स। समझ में आई बात? उनका ह्यूमन राइट्स इराक सीरिया में खत्म हो जाता है। कहां पे रहता है? सिर्फ यूरोप में रहता है, उनके खुद के कंट्री में रहता है। वो भी ब्लैक वालों के लिए नहीं रहता, व्हाइट वालों के लिए रहता है। बट जो वो कराना चाह रहे हैं वो हो रहा है। समझ में आई बात? बाकी लोग अपने आप उस नॉर्म्स को, उस रूल्स को, उन सारी चीजों को मान रहे हैं। वो चीज क्या है? हेजेमनी है। समझ में आई बात? है ना। हेजेमनी मतलब लीडरशिप, उसका लीडरशिप बना हुआ है। बट बाकी कंट्रीज कभी कभी क्या करती हैं? हेजेमनी को धीरे धीरे चैलेंज करती है। हेजेमनी एक बार में नहीं टूटता, टूटने में वक्त लगता है। समझ में आई बात? है ना। ठीक है, हेजेमनी से फॉर एग्जांपल चाइना है। अब चाइना यूएस की हेजेमनी को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है ना। धीरे धीरे चैलेंज अभी से नहीं हो रहा, चैलेंज कर ही रहा है। लास्ट 15 साल से कम तो चैलेंज कर ही रहा है। 15-20 ईयर से चाइना इज चैलेंजिंग यूएस हेजेमनी। कैसे चैलेंज कर रहा है? यूएस को तो तुम जानते हो, चाइना कैसे चैलेंज कर रहा है। चाइना का हार्ड पावर बढ़ रहा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना। परचेजिंग पावर पेरिटी में तो चाइना ही नंबर 1 है। समझ में आई बात? बढ़ रहा है ना। सॉफ्ट पावर चाइना, बहुत सारे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में जाओगे चाइनीज स्कूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चाइनीज स्कूल। चाइना ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्कूल बनाया। वहां के लोग यूएस यूएस करते होंगे कि चाइना चाइना करते होंगे? चाइना चाइना करते होंगे। किसकी हेजेमनी बढ़ रही है उधर? चाइना की बढ़ रही है। तुमको यहां बैठे हुए इसलिए नहीं समझ में आता कि हम इंडिया और चाइना क्या है? एक तरह से एंटागोनिस्टिक कंट्री। समझ में आई? पाकिस्तान में लोग क्या करते होंगे? चाइना चाइना करते होंगे। अफगानिस्तान में लोग क्या करते हैं? चाइना चाइना। ईरान में क्या करते होंगे? चाइना चाइना। समझ में आई बात? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। वहां पे लोग ऐप कौन सा यूज कर रहे हैं? चाइनीज ऐप यहां पे भी कर रहे हैं। समझ में आई बात? वहां पे डिजिटल बोर्ड कौन सा यूज हो रहा है? चाइनीज डिजिटल बोर्ड यूज हो रहा है। उपाय नहीं है दूसरा, हमने बनाया ही नहीं, तो कहां से यूज करेंगे? समझ में आई बात? तो चाइना का हेजेमनी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। चाइना किसको चैलेंज कर रहा है? यूएस को चैलेंज कर रहा है ना। ट्रंप ने बोला चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 80%, चाइना ने बोला मेरा 30% ही रहेगा। यूएस ने बोला अच्छा, फिर 130%, चाइना ने बोला मेरा 80% ही रहेगा। अब ट्रंप बोले आओ बैठ के बात करते हैं तो ये क्या है? तो ऐसे चल रहा है। चाइना उसकी हेजेमनी को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है ना। बहुत सारी चीजों में बहुत लोग की हेजेमनी बनी रहती है, टूटने में टाइम लगता है। ठीक है, हेजेमनी की वजह से आप 1500 पेज का करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक है, बट उससे काम नहीं होता है। फिर आप 250 पेज के करंट अफेयर्स पे आते हो, उसी से काम हो जाता है। तो हेजेमनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। किसका स्ट्रॉन्ग वर्ड है? आपका किसका स्ट्रॉन्ग वर्ड है? इंटरनेशनल रिलेशन में जो काफी यूज होता है। हेजेमनी के अलावा देखो इंटरनेशनल रिलेशन में, अच्छा पावर से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां क्या पढ़ोगे? बैलेंस ऑफ पावर, बीओपी।
है ना, ये भी बीओपी है, वो भी बीओपी है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीओपी यही है, उसका लोग कम ही यूज करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करना, किसको बैलेंस करना, पावर को। अगर एक कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाए, एक कंट्री के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाए, तो वो क्या करेगा भाई, दूसरे को अटैक करेगा, दूसरे को परेशान करेगा, दूसरे से कुछ एरिया ले लेगा कि ला थोड़ा सा दे दे, क्या करेगा इतने एरिया का, है ना, दूसरे के रिसोर्सेज को हमला करेगा। तो जब एक कंट्री का पावर बढ़ रहा होता है और बहुत ज्यादा डिसिसिवली बढ़ रहा होता है, डिसिसिवली मतलब वाकई बढ़ रहा होता है, ऐसे बस कागज पे नहीं, तो बाकी कंट्रीज जो हैं उससे डरने लगती हैं। तो बाकी आसपास की जो उसकी मेन राइवल कंट्री हैं या मेन वैसी कंट्री है जिनको डायरेक्टली उस कंट्री से फर्क पड़ेगा, तो डायरेक्टली उस कंट्री से फर्क पड़ेगा, तो वैसी कंट्रीज क्या बोलेंगी पावर के लिए, वैसी कंट्री बोलेंगे कि चलो अपना पावर भी हमें क्या करना चाहिए, बोलो इंक्रीज कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, इंक्रीज। समझ में आई बात, चाहे जैसे भी हो। 1967 तक जो 5 बड़ी कंट्रीज थी, यूएस नाम सुना है आप लोगों ने, रशिया नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना, फ्रांस का नाम सुना है, यूके का नाम सुना है, यूके से याद आया, यूके, यूके क्या है, एक स्टेट है, इंग्लैंड एक स्टेट नहीं है, स्कॉटलैंड एक स्टेट नहीं है, अभी बताते हैं यूके के बारे में। और इसके बाद कौन सा आ गया, चाइना। ये सबके पास न्यूक्लियर पावर था। कौन सा पावर था, न्यूक्लियर। इसमें से किस कंट्री से हमें डर था, चाइना। 1962 में हमने क्या लड़ा था, वॉर लड़ा था। चाइना के पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास नहीं है, तो पावर को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर वेपन। अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगा, पाकिस्तान के पास नहीं था, हमारे पावर को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने क्या बनाना शुरू कर दिया, न्यूक्लियर वेपन। तो पावर को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, या तो उसके पास पावर है तुम भी डेवलप करो, या नहीं डेवलप कर पाओगे तो वैसा दोस्त बनाओ जिसके पास पावर है। समझ में आई बात, है ना। जापान को बहुत मार पड़ी थी 1945 में, पड़ी थी ना, हिरोशिमा नागासाकी गए गए ना। अब जापान कुछ कर नहीं पा रहा है, जापान पे ये है कि भाई तुमको मिलिट्री अपना नहीं बड़ा करना है, तुमको अपना हार्ड पावर में मिलिट्री तो भूल जाओ तुमको बड़ा करना, क्योंकि तुम बड़ा करके तुम अटैक अटैक करने लगते हो। तो उसने हार्ड पावर में किस पे फोकस करना शुरू कर दिया, इकोनॉमी पे, और बाकी मिलिट्री के लिए किस पे डिपेंडेंट हो गया, यूएस पे, कि तुम ही मारे हो तुम ही बचाओ आगे। समझ में आई बात। तो या तो बैलेंस ऑफ पावर कैसे होगा, या तो आपके खुद के पास कैपेबिलिटीज हो, और आपके खुद के पास अगर कैपेबिलिटीज कम है तो आप ऐसे ग्रुप्स बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके पावर को, दूसरे कंट्रीज के पावर को क्या कर सके, काउंटर कर सके। क्या कर सके बेटा, बोलो क्या कर सके, काउंटर कर सके। चाइना का पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इंडिया तो है ही, इधर कौन सा कंट्री है, जापान, यहां कौन सा है, यूएस। यूएस दूर है और यूएस को अपना हाथ जलाना भी नहीं है। समझ में आई बात। यहां कौन सा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ने मिलकर क्या बनाया, क्वाड बनाया। क्या बनाया, क्वाड, जिससे कि चाइना को क्या कर सके, बैलेंस ऑफ, चाइना का पावर को बैलेंस किया जा सके। समझ में आ रहा है। सारा काम किसका है, बैलेंसिंग का है। किसका है, बैलेंसिंग। बैलेंस ऑफ पावर समझ में आ रहा है क्या है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट जब आपके समझ में आने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली कौन सा कंट्री किस चीज के लिए क्या काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पावर के अलावा अब जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो उसमें, ये तो मैं अभी के रिसेंट एग्जांपल समझा रहा हूं, थोड़े से स्टैंडर्ड एग्जांपल भी मिलेंगे पुराने वाले, वो नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपसे एग्जाम में बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है ये कोई नहीं पूछेगा, बट आंसर में आप यूज कर सकते हो। समझ में आई बात, है ना। बैलेंस ऑफ पावर कहां पूछा जाएगा, अलग से पीएसआईआर ऑप्शनल होगा तो पूछा जाएगा कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है बता दो, उसी के बारे में 2 पेज लिख रहे हो, 4 पेज लिख रहे हो। समझ में आई बात, बहुत सारा थ्योरी डाल रहे हो, बट आपके लिए क्या है, वो बेसिक्स, वो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड। बैलेंस ऑफ पावर का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पावर। यू कैन यूज फास्ट। अब फास्ट पावर लिख के छोड़ मत देना, पता चला तुम्हारा एग्जामिनर कोई नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, है ना। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, दे एवरीबॉडी अंडरस्टैंड।
बट स्मार्ट पावर एंड फास्ट पावर यू नीड टू फर्दर इलेबोरेट। समझ में आ रही बात कि फास्ट पावर क्या है और स्मार्ट पावर क्या है? ठीक बात है? बोलो, खुश नहीं दिख रहे हो आज तुम, क्यों खुश नहीं दिख रहे हो बोलो। चलो, बैलेंस ऑफ पावर के बाद जो नेक्स्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं डेटरेंस। क्या बोलते हैं? डेटरेंस। ये बना हुआ है वर्ड टू डिटर। टू डिटर का मतलब होता है प्रिवेंट, प्रिवेंट करने से बना हुआ है। क्या करने से बना हुआ है? प्रिवेंट करने से। प्रिवेंट करना समझते हो? प्रिवेंट करना क्या होता है? व्हाट इज टू डिटर, व्हाट इज टू प्रिवेंट? सामने वाले को प्रिवेंट कर पाओ आप, रोक पाओ आप, है ना, उसको क्या बोलता है? डेटरेंस बोलता है। सामने वाले को किस चीज से रोक पाओ? मान लो, है ना, रोहन है, रोहन जो है बहुत शरीफ बच्चे का इमेज है इसका, ठीक है, ये अपने घर के ऊपर ऐसे बैठा रहता है, लोग आते हैं नीचे से गाली देके चले जाते हैं। समझ में आई बात? है ना। अब रोहन को लगता है यार मैं तो शरीफ हूं, मुझे क्यों गाली देके कोई जा रहा है ना। रोहन को नीचे से कोई बोल रहा है मारूंगा अगली बार आऊंगा तो, छत पे बैठा दिख गया तो नीचे उतर। अब रोहन परेशान हो गया कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अब रोहन गया मार्केट से AK-47 उठा लाया, 56 उठा लाया, है ना, ठीक है, AK-47 होता है और 56 उठा लाया, बोला कि ठीक है, अब लेके बैठ गया ऐसे। अब नीचे से कोई जा रहा था, वो गाली देने ही वाला था तो AK-47 दिख गया, ठीक है, नमस्ते दादा बोल के चला गया। क्या बोल के जाएगा? यही बोल के जाएगा, ठीक है, कि अभी सीधे यहां से जो AK-47 यूज करेगा फिर बॉडी का पार्ट पुर्जा भी नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? क्या ये AK-47 यूज करने वाला है? शायद नहीं, डराने के लिए, दिखाने के लिए। समझ में आई बात? सामने वाले को डिटर करने के लिए। क्या करने के लिए है? डिटर, प्रिवेंट करने के लिए। समझ में आई बात? तो डिटरेंस मतलब आप ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप कर लो कि सामने वाला आप पे अटैक नहीं कर पाए। कौन अटैक नहीं करे? सामने वाला। अच्छा चलो, रोहन को AK-47 नहीं मिला, ठीक है, रोहन चला गया किसी लोकल गुंडे के साथ, फोटो खिंचा के चला आया, फोटो वायरल हो गया इसका, तब भी लोग डरेंगे इससे कि रोहन को तो मैं बहुत सीधा समझता था, है ना, बट रोहन तो तीसमार खान निकला। तो फिर क्या होगा? फिर उसको भी आप क्या बोलोगे? डेटरेंस बोलोगे। समझ में आ रही बात? उसकी वजह से भी लोग अगर उसको कुछ बोलने से डरे, गाली देने से डरे, मारने से डरे, दैट इज ऑल्सो अ डेटरेंस। ठीक बात है? तो डेटरेंस का मतलब ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करना या ऐसे लोगों की संगति में जाना जो आपको बचा सकते हैं जब जरूरत हो, या फिर आप उन पे लॉन्च कर पाओ। तो डेटरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आया? न्यूक्लियर डेटरेंस आया। क्या आया? न्यूक्लियर डेटरेंस, मतलब न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करना। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लोगों ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप किया इंडिया ने, तो इंडिया के पहले चाइना कर चुका था, पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ था। तो हमने बोला हम न्यूक्लियर डेटरेंस कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? चाइना के साथ कर रहे हैं, कि अगर चाइना हम पे न्यूक्लियर अटैक करे तो हम भी उस पर क्या कर सके? न्यूक्लियर अटैक। इसलिए वो हम पे न्यूक्लियर अटैक करे ही नहीं। समझ में आई बात? फॉर दैट रीजन वी हैव डेवलप्ड द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। समझ में आई बात? जापान अगर यूएस के साथ अलायंस में जा रहा है तो किसकी वजह से जा रहा है? डेटरेंस के लिए जा रहा है। ठीक है, अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज अगर यूएस का बड़ा वाला ग्रुप है ना, यूएस का बिच्छू गैंग, नाटो, बिच्छू गैंग जानते हो ना तुम लोग? ठीक है, ईगल गैंग, बिच्छू गैंग नहीं देखा है तुम लोगों ने? है ना, एक शाहरुख खान का मूवी था ना, क्या नाम था? मैं भी हूं जोश में, जोश देखा था ना? ठीक है, नहीं हो तो जाकर देखना। तो उसमें 2 गैंग रहते हैं, ठीक है, तो वैसे ये गैंग कौन सा है? नाटो गैंग। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर कोई कंट्री उसका ग्रुप ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब क्या चाह रही है? डेटरेंस चाह रही है, कोई उस पर अटैक नहीं करे। आ रही बात समझ में? तो डेटरेंस इज सच अ कॉन्सेप्ट कि इसमें प्रिवेंट करने वाली बात आ रही है, कि आपको कोई क्या नहीं करे, आपको कोई मारे पीटे नहीं, प्रिवेंट करे। डेटरेंस के बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? है ना? मान लो वट एवर स्टेप यू टेक अंडर पर्सनल इंटरेस्ट। तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो कोई स्टेप लेते हो। एपीएससी की तैयारी क्यों करना था? ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में तो बोलोगे समाज सेवा,
बट एक्चुअल क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं है? क्या है पर्सनल इंटरेस्ट बताओ? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक्चुअली क्या है? हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, बोथ, दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है? हार्ड पावर, हार्ड पावर किसी को पिटवा सकते हो वैसा वाला हार्ड पावर में मिल रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, सैलरीज वगैरह जो भी आएंगी, पर्क्स वगैरह। सॉफ्ट पावर भी हो रहा है ना? नहीं, लोग जो तो पहले तुमको बोलते थे उदित इधर आओ, फिर उदित दादा बोलने लगेंगे, उदित सर बोलने लगेंगे। तो सॉफ्ट पावर भी हो रहा है, हार्ड पावर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जो चाहिए तुमको। तो एक्चुअली क्या है? वो तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है। ये बहुत सारे स्टेप जो लेते हो, इसको दोस्त बनाना है, उसको नहीं बनाना है, इनसे वैसा करना है, उनसे वैसा करना है, ऐसे रखना है, वो करना है, ये सब कुछ किस में ले रहे हो आप? पर्सनल इंटरेस्ट में ले रहे हो। आई बात समझ में? तो पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है वैसा ही होता है नेशनल इंटरेस्ट, किसी नेशन का इंटरेस्ट, है ना? इंडिया का इंटरेस्ट। अभी इंडिया का इंटरेस्ट क्या है बेटा? हमारा इंटरेस्ट क्या है बोलो? किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट क्या होगा बोलो? बोलो ना, बड़ा सिंपल तो है। क्या इंटरेस्ट हो सकता है इंडिया का? एक सेकंड बोलो। प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्रीज। तो इन्होंने बोला प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्रीज एंड इट्स पीपल, एंड इट्स पीपल। तो क्या ये इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है कि नहीं है? हर कंट्री का होगा, क्यों नहीं होगा? तुम बताओ, दूसरा बताओ। और इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर कंट्री का होगा कि नहीं होगा? हर कंट्री डेवलप करता रहे, उसका वही इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। तुम बताओ और क्या इंटरेस्ट हो सकता है इंडिया का? रिसोर्स यूटिलाइजेशन, चलो ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। तुम बताओ और क्या हो सकता है? सब तो बोल दिया इन लोगों ने। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना। चलो ठीक है, तुम बताओ पीयूष, तुम्हारा बच गया ना, तुम बताओ रोहन पहले। मिलिट्री टैक्टिक्स को, तो मिलिट्री टैक्टिक्स को अपग्रेड करना, मिलिट्री टैक्टिक्स को अपग्रेड करना, ये नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है? प्रोटेक्शन देना। उसके लिए आप क्या करोगे? मिलिट्री टैक्टिक्स को अपग्रेड करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, पीयूष तुम बताओ क्या करोगे? नेशनल इंटरेस्ट का मतलब तुम्हारे लिए? कम होते जा रहा है ना, सब लोग लिखते जा रहा है, तो तुम्हारे, तुम लोगों के लिए स्कोप कम होते जा रहा है। तुम बताओ बेटा, बोलो, त्रिदीप बताओ। कल्चर को प्रिजर्व करना, अरे बोलने की कमी थोड़ी है। प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट्स कल्चर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बताओ, तुम लोग बताओ पीछे, उधर बताओ, पीछे पीछे तक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग किसका? किसका कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो तुम? सिटीजन्स का, ठीक है। खुद का नहीं करोगे? खुद भी सिटीजन हो, ठीक है। और क्या करोगे? नेशनल इंटरेस्ट में सारी चीजें हैं कि नहीं है? तो नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ कुछ नेशनल इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, कुछ कुछ नेशनल इंटरेस्ट क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म, प्रोटेक्ट बाउंड्रीज एंड पीपल, है ना? इसको हम कई बार टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमारा टेरिटरी क्या रहे? इंटीग्रिटी में रहे, उसको कोई लेके नहीं जाए। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमारा बहुत सारा नेशनल इंटरेस्ट का गोल क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म, कुछ क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म। ठीक बात है, बहुत सारी चीजें होंगी। हम जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है फॉरेन में, फॉरेन रिलेशन के कंटेक्स्ट में, वो किस लिए लेती है? कि नेशनल इंटरेस्ट को क्या रखा जा सके? प्रिजर्व रखा जा सके, प्रोटेक्टेड रखा जा सके। आ रही बात समझ में? ठीक है, और बताओ व्हाट एल्स?
व्हाट एल्स? नेशनल इंटरेस्ट में और क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ठीक है। और क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द डायस्पोरा, ये भी ठीक है। और क्या है? अभी देखो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आई बात? खुद सोचो ना, वही है नेशनल इंटरेस्ट। रट के क्यों बनाएंगे हम नेशनल इंटरेस्ट? तुम अपने नेशन का इंटरेस्ट नहीं सोच पाओगे क्या? सोच पाओगे, ऑब्वियस बात है ना? ठीक है, तो ये सारा चीज जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है ना? ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अभी और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आईआर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कमी नहीं है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट हो गया। अब अगर हम बात करें कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी समझते हो ना, कोई भी स्टेप्स लेना। फॉरेन मतलब कोई भी कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है टू डील विथ अदर कंट्रीज, उसको हम लोग कौन सा पॉलिसी बोलते हैं? फॉरेन पॉलिसी। मतलब हमें अपने इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो पॉलिसी बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन पॉलिसी, है ना? कि बाकी कंट्रीज से कैसे डील किया जाए। जैसे अभी पाकिस्तान ने एक तरह से टेररिस्ट अटैक करवाया पहलगाम में, है ना? फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ डोमेस्टिक नहीं था, हम दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन पॉलिसी, टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? कि फिर अटैक मत करना भाई, है ना? कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे टेररिस्ट घर में बैठे हुए तो सेफ है? नहीं है। कहीं में बैठे हुए हैं तो सेफ नहीं है। तो बस अगली बार सोच लेना कि कहां से अटैक करोगे तुम। समझ में आई बात? और बच के जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे? तो दैट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट। फिर हमने अपने जो एमपीज हैं डेलीगेशंस भेजा अलग अलग कंट्रीज में, शशि थरूर वगैरह सब लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि जाओ और बाकी कंट्रीज में जाके बताओ कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, इसकी क्या जरूरत है, टेररिज्म का क्या रोल है, ठीक है। तो वो भी क्या है? हमारा पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। समझ में आई बात? ट्रंप कुछ भी बोल रहा है, हमारे अथॉरिटीज कुछ नहीं बोल रहे, वो भी किस लिए है? नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि ट्रंप तो दूसरा टर्म में आया है, ठीक है, 3 साढ़े 3 साल बाद चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, बट यूएस तो रहेगा। हम अगर अभी रिश्ते खराब कर लेंगे उसके कुछ भी बोलने की वजह से, तो वो चीजें हमें आगे भी हॉन्ट करती रहेंगी, है ना? उसका तो इलोन मस्क से नहीं पटता है तो किससे बनेगा? इमेजिन मोदी जी एंड अडानी जी फाइटिंग, तो वैसा ही कुछ उधर चल रहा है। तो ट्रंप विल अटर एनीथिंग, है ना? तो वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है जो बोलना है बोल लो, तुम्हारा काम ही वही है, वी नो दैट। समझ में आई बात? ठीक है। और भी जो चीजें हैं, अभी ईरान और इजराइल का स्टार्ट हुआ, तो हमने ये नहीं बोला कि हाँ इजराइल ने अटैक किया, हमने बोला कि हाँ इन दोनों के बीच सुलह होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? हमारा नेशनल इंटरेस्ट की वजह से, कि इजराइल भी हमें आगे सपोर्ट करता रहे। वी नीड सपोर्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज, इजराइल एंड ईरान। समझ में आई बात? तो इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो हमने रशिया को कभी ओपनली कंडेम नहीं किया कि रशिया वाई यू इनिशिएटेड द अटैक, रशिया वाई यू हैव कैप्चर्ड द यूक्रेनियन पार्ट। S-400 भी तो चाहिए था हमें, नहीं चाहिए था? ब्रह्मोस भी तो चाहिए था, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो वट एवर फॉरेन पॉलिसीज वी आर अडॉप्टिंग, दैट इज बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। समझ में आई बात? फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है? लॉन्ग टर्म हो सकती है। फॉरेन पॉलिसी क्या हो सकती है? शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म से हमने एक फॉरेन पॉलिसी बना रखा है कि भले देखो अपने एक रोटी खाएंगे, आधा रोटी सबको खिलाएंगे, ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी, सबको वैक्सीन बांटना, ठीक है। टर्की हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है, इस बार भी आप लोगों ने देखा है ना? 2 साल पहले भी तुमको पढ़ा रहा था मैंने बोला देखो टर्की में अर्थक्वेक आया है तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। क्या चलाया?
ऑपरेशन दोस्त 2.5 साल पहले 2023 फरवरी में, है ना, वहां पे ऑलमोस्ट 7.78 रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया था। बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग मलबे में दब गए, है ना, बहुत सारे लोग इधर उधर गायब हो गए। तो इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द क्राइसिस। इंडिया इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द क्राइसिस। हमने अपने प्लेन्स भेजे, उसमें हमने डॉक्टर्स भेजे, उसमें हमने रिलीफ भेजा। दोस्त इज द टर्किश वर्ड, दोस्त हम लोग खूब यूज करते हैं। दोस्त इज नॉट इंडियन वर्ड, मतलब हिंदी वर्ड और संस्कृत वर्ड या कोई इंडियन लैंग्वेज जो है अखमिया वगैरह का वर्ड नहीं है, वो टर्किश वर्ड है दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चलाया हमने कि टर्की को हमें दोस्त बनाना है, या हमें कोई मतलब नहीं है तुम पाकिस्तान का सपोर्ट करो या नहीं करो। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब होगी, एट द टाइम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वी आर देयर। समझ में आई बात? अभी टर्की को जिसका सपोर्ट करना है किया। टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि टर्की जो है, अब टर्की पे आते हैं हम लोग। अभी नेशन पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? नेशन। टर्की वो जगह है, टर्की जहां कभी 100 ईयर्स पहले, मोर देन 100 ईयर्स पहले, 100-200 ईयर्स पहले, वहां पे ओटोमैन एम्पायर चला करता था। क्या एम्पायर था? ओटोमैन एम्पायर। ये एम्पायर इंटायर वर्ल्ड में जितने मुस्लिम लोग रह रहे हैं, इंटायर मुस्लिम लोगों के लिए चल रहा था। समझ में आई बात? ठीक है। तो टर्की के जो एर्दोगन साहब हैं, वो एर्दोगन साहब को यही लगता है कि वो अभी भी क्या चला रहे हैं? ओटोमैन एम्पायर। और वर्ल्ड में जहां भी मुस्लिम लोग रह रहे हैं, मुस्लिम के साथ वो एक नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक बिलोंगिंगनेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। समझ में आई बात? तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना, है ना, और अजेरबाईजान और अर्मेनिया, अजेरबाईजान और अर्मेनिया का भी युद्ध चलता रहता है। तो वहां भी वो किसका सपोर्ट करते हैं? अजेरबाईजान। दिस इज ऑल्सो इस्लामिक नेशन। तो ऐसे उनको लगता है कि पूरे जो वर्ल्ड के मुस्लिम हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट वन नेशन। और चूंकि ओटोमैन एम्पायर का जो जगह है टर्की, वहां पे मैं बैठा हूं, तो आई शुड सपोर्ट ऑल द मुस्लिम ब्रदरहुड। समझ में आई बात? उनको वापस से पूरे मुस्लिम लोगों का लीडर बनना है। ठीक है, वैसा एस्पिरेशन है उनका। ठीक है, तो वो एक नेशन को फील करा के बोलते हैं, हाँ ठीक है, अलग अलग स्टेट है, पाकिस्तान इज अ डिफरेंट स्टेट, वी आर अ डिफरेंट स्टेट, बट नेशन तो एक ही है, मुस्लिम ब्रदरहुड। समझ में आई बात? तो इस वजह से ही सपोर्ट दैट। और फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे, जैसे इजराइल है, इजराइल एंड पैलेस्टीन, इजराइल एंड पैलेस्टीन, अब देखोगे कि पैलेस्टीन को मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करती हैं बिकॉज ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, फैक्ट्स अलग हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे लोग सेंटिमेंट पे करें कि पैलेस्टीन वीक है या जो भी है, वो अलग बात है। तो ये नेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे भी इमर्ज होके आता है। इजराइल क्या है? इजराइल ज्यूस लोगों का एक नेशन है। किन लोगों का? ज्यूस। सारे जो ज्यूस लोग थे वो इजराइल में इकट्ठा होने लगे, बोले कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, एक अलग स्टेट चाहिए। तो इजराइल क्या बन गया? एक नेशन स्टेट बन गया। क्या बन गया? नेशन स्टेट। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सब चीजें चला जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी में हमने, ठीक है, हमने अपना लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, है ना, कि तू भले ही नालायक है बट अपना नालायक है। समझ में आई बात? भले ही तुम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हो तो क्या हो गया, बट तुम्हारे अंदर क्राइसिस आ रही है तो आई शुड हेल्प दैट। समझ में आई बात? तो हम लोग का फॉरेन पॉलिसी क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा कल्चर के हिसाब से हम प्रमोट कर रहे हैं, चाहे कोविड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे कोई भी क्राइसिस हो, वी आर देयर टू सपोर्ट एवरीवन, टू हेल्प एवरीवन। ठीक बात है। अभी इसके पहले जब भी वॉर हो रहा था पाकिस्तान से या टेररिस्ट अटैक कुछ भी हो रहा था, हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, बट वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमने चेंज किया, फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान तो मान ही नहीं रहा है, तो जब मान ही नहीं रहे हो तो फिर वी हैव टू चेंज आवर पॉलिसीज। समझ में आई बात? तो हमने फिर अभी क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया। अबेयंस मतलब स्टे में डाल दिया। ठीक है, कि अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम लोग जब चाहेंगे तब इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आई बात? तो ये सारा चीज क्या है? हमारे फॉरेन पॉलिसी पे टिका हुआ है। ठीक है, चाइना क्यों रोड बना रहा है अफ्रीका में? अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए, क्योंकि अफ्रीकी लोग चाइना में आके पढ़े, अफ्रीकी लोग चाइनीज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, अफ्रीका का जो सारा रिसोर्स है वो चाइना यूज करे, अफ्रीका की दोस्ती चाइनीज लोगों से हो, ना कि यूएस से हो। समझ में आई बात?
है ना, ठीक है। तो हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट के पीछे लगा हुआ है। एवरी कंट्री इज बिहाइंड देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट उससे क्या हो सके, फुलफिल हो सके। इसलिए कभी भी फॉरेन के मैटर्स में लीडर्स जो है बहुत सोच समझ के बात करते हैं, खासकर वो लीडर जो पावर में है। समझ में आई बात, है ना। अपोजिशन वालों को भी बहुत सोच समझ के ही बोलना चाहिए फॉरेन के मैटर्स में, ठीक है। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पढ़ते हो ना, तो क्या पढ़ते हो? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, उसमें क्या है? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। और 19 क्लॉज 2 में क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आता है ना कि फ्रेंडली रिलेशन रखने के लिए फॉरेन कंट्रीज के साथ आपका फंडामेंटल राइट का क्या है, वहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अभी राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कुछ यूएस को खराब, थोड़ा बहुत बोल ही रहे हैं कि हाँ ट्रंप ने ये करवा दिया, वो करा दिया, ट्रंप ने फोर किया, नरेंद्र सरेंडर, ठीक बात है। पर ठीक है, वो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट फॉरेन पॉलिसी की इन सब स्टैंड, थोड़ा पानी भिजवाओ, लेकर के बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, ठीक बात है। समझ में आ रहा है सब कुछ? ऑल क्लियर? तो ये हमारा फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी। और क्या आगे हम लोग समझेंगे फॉरेन पॉलिसी के अलावा? देखो, अब फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं कि हमें फॉरेन पॉलिसी को कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। हाउ टू मेंटेन फॉरेन पॉलिसी। अब एक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं आइडियलिस्ट अप्रोच। कौन सा अप्रोच? आइडियलिस्ट। एक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं रियलिस्ट अप्रोच। कौन सा अप्रोच? रियलिस्ट। एक अप्रोच होता है जिसको बोलते हैं लिबरल अप्रोच। कौन सा अप्रोच? लिबरल। एक अप्रोच जो होता है जिसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब फॉरेन पॉलिसी, तुम अपना फॉरेन पॉलिसी वैसे बना रहे हो कि तुम पे कोई अटैक नहीं करेगा। हमारे नेहरू जी जो थे वो बहुत ही आइडियलिस्ट इंसान थे। उनको लगता था कि पाकिस्तान तो छोटा भाई है अपना, और चाइना जो है वो भी भाई ही है, हिंदी चीनी भाई भाई, तो इनसे लड़ाई क्यों होगा, इनसे लड़ाई करना ही नहीं है हमें। तो दैट वाज ए वेरी आइडियलिस्ट अप्रोच, है ना, कि उनसे लड़ाई क्यों होगा, बट वो तो कर सकते हैं ना, वो तो नहीं सोचा आपने। समझ में आई बात? तो आइडियलिस्ट अप्रोच मतलब सब कुछ आइडियल सोचना, सब कुछ अच्छा सोचना, सब कुछ गुड गुड सोचना। समझ में आई बात, है ना। फॉर एग्जाम्पल हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, तो सब कुछ अच्छा अच्छा सोचने को हम क्या बोलते हैं? आइडियलिस्ट अप्रोच, ठीक है। आइडियलिस्ट तरीके से हमें बाकी कंट्रीज को देखना कि अटैक नहीं होगा, सब कंट्री अच्छा करेंगे, हम अपना फॉरेन पॉलिसी वैसे ही बनाना। तो हमने फॉरेन पॉलिसी में अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप नहीं किया, बैलेंस ऑफ पावर नहीं किया जब तक नेहरू जी चल रहे थे, ठीक है। एक बार नेहरू जी का देहांत हो गया था, फिर उनकी बेटी जब आई तो बेटी देख रही थी कि पापा ये कर रहे हैं, तो बेटी धीरे धीरे पापा को देखते देखते रियलिस्ट हो गई, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी। उनको लगा कि देखो पाकिस्तान तो अटैक कर ही रहा है, और ये अगर ये दोनों आपस में लड़ ही रहे हैं, ये दोनों एक नेशन बन ही नहीं पाए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्या था? वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर वॉर हो ही रहा है तो हो जाए। इन्होंने रशिया के साथ, रशिया उस समय यूएसएसआर था, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, समझाऊंगा डिटेल में। यूएसएसआर करके एक बड़ा सा ग्रुप था, उसके साथ अलायंस कर लिया। मतलब हमारे पास पावर नहीं था तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए अलायंस कर लिया, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान किसके साथ करके रखा था? यूएस के साथ में। समझ में आई बात, ठीक है। और फिर बांग्लादेश को अलग करा लिया। तो इंदिरा गांधी कैसा पॉलिसी लेके बैठी थी बताओ? रियलिस्ट पॉलिसी लेके बैठी थी कि वॉर तो होगा ही, पाकिस्तान को दो टुकड़े अगर कर दिया जाए तो आगे फायदा होगा, पाकिस्तान वीक हो जाएगा और हमारा वॉर उतना नहीं होगा, होगा तो हम आराम से जीतते जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। लिबरल पॉलिसी क्या बोलता है कि अपना इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज बढ़ाओ। कौन सा कैपेबिलिटीज बढ़ाओ? इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज बढ़ाओ,
ठीक है, टू इंक्रीज योर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, ये कौन सा पॉलिसी बोलता है? लिबरल। तो इसके लिए जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म करवाया। क्या करवाया? एलपीजी रिफॉर्म। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। बाद में जब मनमोहन सिंह बने तो उन्होंने क्या किया बताओ? वापस से और ज्यादा इकोनॉमिक पे ही फोकस किया, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फोकस किया। चाइना में, चाइना के प्रेसिडेंट थे डेंग जियाओपिंग, डेंग जियाओपिंग। उन्होंने बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे फोकस किया। समझ में आई बात? जापान ने, जर्मनी ने, साउथ कोरिया ने किस पे फोकस किया? इकोनॉमी पे फोकस किया। ठीक बात है। तो लिबरल लोग ये बोलते हैं कि पैसा होगा तो सब अच्छा हो जाएगा, पैसा बढ़ाओ पैसा, ठीक है ना? नहीं, पैसा बनाओ पैसा, पैसा होगा तो तुम गलत रिजल्ट भी दिखा सकते हो, ठीक है, फिर उसको डाउन कर सकते हो। खैर, डेंग जियाओपिंग, डेंग जियाओपिंग एलपीजी रिफॉर्म। तो ये चाइना में चल रहा था, इधर चल रहा था। यूएस ने भी पहले अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को 100 ईयर 200 ईयर बढ़ाया। वर्ल्ड वार 1 से पहले, वर्ल्ड वार 2 से पहले यूएस जो है 200 साल अकेला रहा। अकेला मतलब उसको बाकी कंट्रीज से ज्यादा मतलब नहीं था, देख रहा था बाकी में क्या हो रहा है, बट उधर घुसने नहीं जा रहा है। इट्स लाइक दो लोग लड़ रहे हैं, तुम अपना पढ़ रहे हो, देख रहे हो हाँ लड़ रहे हैं, ठीक है मैं पढ़ूंगा अपना, ठीक है। कब तक पढ़ूंगा? जब तक मेरा अपना जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो जाए। अभी मैं, दो लोग लड़ रहे हैं, मैं बचाने जाऊंगा, मुझे ही थप्पड़ लगेगा। मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं जब मैं बोल दूं ए, तो दोनों रुक जाए। समझ में आई बात? और वही हुआ था, वही हुआ था कब? 1950s में। सुएज कनाल का नाम सुना है आप लोगों ने? सुएज कनाल की क्राइसिस हो गई थी। उसके पहले तो अंग्रेज जो ब्रिटेन था, यूके था, वही बड़ा पावर हुआ करता था, ठीक है। सुएज कनाल क्राइसिस में ब्रिटेन से कुछ हो नहीं पाया, यूएस ने अकेले दम पे ए बोल के काम खत्म कर दिया, ठीक बात है। तो उस लेवल तक आप पहुंचो, पहले आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिक पावर। तो मनमोहन सिंह ये बोलते थे कि फर्स्ट वी नीड टू बिकम अ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर पे बहुत ज्यादा फोकस करो, ठीक है। लिबरल ये बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस डेवलप करो, है ना। अगर इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होती तो वॉर नहीं होता, है ना। अगर मान लो जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी लोगों का इन्वेस्टमेंट होता 10 जगह, ठीक है, बड़े बड़े मॉल होते, कुछ उनका इंडस्ट्री होता, थोड़ी ना वो बम ब्लास्ट करते, नहीं करते, उनका खुद का पैसा जाता ना। समझ में आई बात? ठीक है, उनके कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को लेके आओ। अभी चाइना जो है, यूएस चाह के भी चाइना कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यूएस की सारी कंपनी तो चाइना में बैठी है, चाइना से मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो अगर कुछ लॉस होगा तो उनका खुद का होने लगेगा, है ना। तो लिबरल लोग क्या करते हैं? इंटरडिपेंडेंस बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। जो कंट्री में इंटरडिपेंडेंस ज्यादा है वो वॉर पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहां हुआ? यूरोप में हुआ, है ना। फ्रांस और जर्मनी कुत्तों की तरह मार रहे थे एक दूसरे को, अभी देखो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हाईएस्ट है ना। शेंगन वीजा लेके जाओ, फ्रांस जर्मनी दोनों घूम के आओ, नहीं, ठीक बात है ना। 80% यूरोप घूम के आ जाओ जाके। समझ में आई बात? तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो कौन बोलते हैं? लिबरल लोग। उनका फॉरेन पॉलिसी ये है, ठीक है। और क्या फॉरेन पॉलिसी है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये लोग बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें करो, है ना। ये लोग बोलते हैं कि खराब चीज को खराब बोलो। ये लोग बोलते हैं कि जैसे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एक खराब चीज है, उसके लिए कंट्री में प्रोटेस्ट होना चाहिए कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करो। समझ में आई बात? अच्छी अच्छी बात तो करो कि वॉर होगा ही क्यों, वॉर गलत चीज है, न्यूक्लियर गलत चीज है ना। पीस 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 करते रहो। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? अच्छी बातें करना, कंस्ट्रक्शन बातें करना, कंस्ट्रक्टिव बातें करना, वॉर की बातें नहीं करते रहना, पीस की बातें करना, ह्यूमन राइट्स की बातें करना, फेवरेबल बातें करना। समझ में आई बात? जैसे अभी हम लोगों ने भेजा कि देखो हम लोग तो पीस वाले हैं, है ना, हमारे टेररिज्म हो रहा है तो हम लोग कितना सहे, ठीक है। तो हमने अपना डेलीगेशन भेजा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए। तो फॉरेन पॉलिसी और भी है, ऐसा नहीं है, बट ये दो तीन जो है। अच्छा,
कुछ लोग एक नया फॉरेन पॉलिसी बोल देते हैं, प्रैग्मेटिज्म, मतलब प्रैक्टिकल रहना, एक तरह से मिक्सचर हो गया रियलिज्म का और आइडियलिज्म का, कि जब आप दूर दृष्टि बना रहे हो तो आइडियलिज्म से चल रहे हो कि सब अच्छा होगा, और जब पास में देख रहे हो तो सब अच्छा तो होगा, बट पास में तो ये नालायकी कर रहे हैं ना, पहले इसको मार दो फिर सब अच्छा होगा। तो एक तरह से क्या है, वो प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैग्मेटिज्म बातें हैं। तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो अलग अलग तरीके से चल सकता है, हर कंट्री का फॉरेन पॉलिसी अलग अलग तरीके से चल सकता है। समझ में आई बात? फॉरेन पॉलिसी के बारे में अलग से एक लेक्चर लेंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट द बेसिक्स कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। वापस से हम लोग एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं, है ना। नेशन मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाले लोग, ठीक है ना, कलेक्टिव बिलोंगिंग वाले लोग रोहिंग्या वगैरह हो गए या बाकी सब हो गए। इंडिया को भी हम कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड फ्यूचर, ठीक बात है। कुछ लोग ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलेंगे नहीं, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं है, ये लोग पंजाबी हैं, ये लोग मद्रासी हैं, ये लोग बिहारी हैं, ये लोग असमीज हैं, है ना। और जब लैंग्वेज को लेकर लड़ाई होती है तो देख लो, आधे तो वैसे ही हैं, बट फिर भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है कहीं ना कहीं। समझ में आई बात? तो फिर भी अगर थ्योरेटिकली हम बोले इंडिया इज अ मल्टी एथनिक नेशन, बहुत सारे एथनिसिटी यहाँ पे रहते हैं। यूएस के साथ भी वही हाल है। यूके को देखा है तुमने कभी? नहीं देखा? मैप अच्छा नहीं बन रहा है, देखो ये है तुम्हारा इंग्लैंड, ये क्या है? इंग्लैंड। यहां है वेल्स, क्या है? वेल्स। यहां है स्कॉटलैंड, क्या है? स्कॉटलैंड। यहां है आयरलैंड, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या है? नॉर्दर्न आयरलैंड। ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक लग गया मतलब एक अलग कंट्री हो गया, अलग स्टेट हो गया। ये क्या हो गया? एक अलग स्टेट, है ना। और ये जो है, ये जो है, ये सब मिलके क्या बनता है बेटा? एक यूनाइटेड किंगडम बनता है ना। ये हो गए इंग्लिश लोग, इनको क्या बोलते हो तुम लोग? इंग्लिश। ये एक नेशन है। ये स्कॉटिश, स्कॉच पीने वाले लोगों को पता होगा, स्कॉटिश लोग, ये एक नेशन है। समझ में आई बात? ये लोग आयरिश, ये दोनों मिला के एक नेशन है, बट ये एक अलग स्टेट है और ये पूरा एक अलग स्टेट है। अभी इंग्लैंड से इंडिया का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, तो इंग्लैंड का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है देखना, क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स लिख के आएगा। समझ में आई बात? इंग्लैंड एक नेशन तो है बट स्टेट नहीं है, वेल्स एक नेशन है बट स्टेट नहीं है, स्कॉटलैंड एक नेशन है बट स्टेट नहीं है। ये सब मिला के क्या है? एक स्टेट है। समझ में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? और ये क्या है? अपना एक स्टेट है। समझ में आई बात? है ना। पंजाबी लोग पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, वो दोनों मिला के एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं, मतलब जो खालिस्तानी लोग हैं। समझ में आई बात? दोनों मिला के क्या बनाना चाहते हैं? एक उनका नेशन स्टेट, सेपरेटिज्म। समझ में आई बात? ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके अब ये भी जान लो कि यूके क्या हो रहा है ना। अब यहां से गुड्स जाता है, यहाँ पे इजिली जा रहा होता है, यहाँ जाने के लिए 50 बॉर्डर चेक और ये सब हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया, सॉवरेन एंटिटी चेंज हो गया। स्टेट मतलब सॉवरेन एंटिटी, है ना, सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी इधर की अलग है और इधर की अलग है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इधर से एक खेलते हैं और एक इधर से खेलते हैं। समझ में आई बात? है ना। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलो या सिर्फ आयरलैंड बोलो, यही आएगा। ठीक है, ठीक है से मुझे पैसे, अच्छा इतना ही आता है, हम भाल के ना जानू अलप अलप अकमान। समझ गए? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट, पावर, पावर समझ गए, हेजमनी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, और उसके अलावा क्या है? फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, डेटरेंस,
है ना. दीज आर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन. देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट and that is called world order. World order. World order. वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि वर्ल्ड में अभी किसका रूल चल रहा है, किसका सिक्का चल रहा है, किसका वर्ल्ड में लीडरशिप चल रहा है, वर्ल्ड में किसका लीडरशिप चल रहा है, किसका रूल चल रहा है, किसका रेगुलेशन चल रहा है ना. ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार भी लिख दें तो भी चलेगा. सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले तक एक तरह से ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था. समझ में आई बात. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार वर्ल्ड में एक यूएस आ गया, दूसरा कौन आ गया, यूएसएसआर. यूएसएसआर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा. रशिया, यूक्रेन, ये सब किसके पार्ट थे, यूएसएसआर के, है ना. तो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले पूरा ब्रिटेन कंट्रोल करता था. उसके और पहले ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो पावर में थी. तो बहुत पहले 17th-18th सेंचुरी में अगर हम लोग बोले तो बहुत सारी कंट्रीज पावर में है. तो बहुत सारी कंट्रीज पावर में है, तो ऐसे वर्ल्ड को बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड. क्या बोलते हैं बोलो, मल्टीपोलर. पोल, पोल मतलब पावर सेंटर, पोल मतलब पावर सेंटर. बहुत सारे कंट्रीज पावर में है. जब कुछ सालों के बाद जब ब्रिटेन ब्रिटेन रह गया तो एक तरह से वर्ल्ड क्या बन गया, यूनिपोलर. एक पोल, अकेला ब्रिटेन, बाकी भी हैं बट मेन कौन है, ब्रिटेन. फिर ब्रिटेन जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो वर्ल्ड दो पार्ट में चला गया. एक तरफ कौन है, यूएस, दूसरे तरफ कौन है, यूएसएसआर. अब यूएस के साथ बाकी भी हैं बट बाकी का औकात बहुत छोटा रह गया. समझ में आई बात, यूएस और यूएसएसआर. तो इसको बोला गया बाईपोलर. क्या बोला गया, बाईपोलर. इन्हीं के बीच कोल्ड वॉर हुआ. क्या हुआ, कोल्ड वॉर. इसको और डिटेल में पढ़ना है हमें, टेंशन नहीं लो, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में ही डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक बात है. उसके बाद से जब यूएसएसआर टूट गया 1991 तक, तो सिर्फ और सिर्फ यूएस दिखने लगा. क्या दिखने लगा, यूएस. फिर से हम वर्ल्ड ऑर्डर को क्या बोलने लगे, यूनिपोलर. अकेला एक ही पोल है, अकेला एक ही पावर सेंटर है, अकेला एक ही पावरफुल कंट्री है, जो बोलेगा वही होगा. ठीक है. अभी रिसेंटली 21st सेंचुरी में हम सिर्फ यूएस की बात नहीं करते, यूएस के साथ साथ किसकी बात करते हैं हम लोग, चाइना की बात भी करते हैं. तो कोई बोलता है कि वर्ल्ड अभी भी यूनिपोलर है, एक्सपर्ट, कोई मतलब एक्सपर्ट, हम लोग नहीं, हम लोग कोई में नहीं आते. कोई बोलता है वर्ल्ड क्या है, बाईपोलर हो रहा है. कोई बोल रहा है कि बाईपोलर भी नहीं है, रशिया भी तो है, इंडिया भी तो है, फ्रांस भी तो है ना, सबका अपना अपना पावरफुल स्ट्रेंथ. कोई बोल रहा है वर्ल्ड अब क्या है, मल्टीपोलर है. समझ में आई बात, ठीक है. मल्टीपोलर है जिसमें यूएस सबसे आगे है. ऐसा भी अलग अलग तरीके से चीजें बोली जा सकती हैं. तो वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वर्ल्ड का रूल रेगुलेशंस किस तरह से बदल रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड को, किसका हेजमनी है वर्ल्ड में, इन सब सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का ऑर्डर बोलते हैं. समझ में आई बात. जैसे अभी देख लो, अभी बीजेपी की तो गवर्नमेंट है ना, बट क्या वैसी है जैसा 19 के पहले था, नहीं है ना. तो अब मोनोपोली नहीं है, अब यूनिपोलर नहीं है. नीतीश कुमार भी है, जब चाहे ऐसे हाथ खींच लेंगे, नहीं. समझ में आई बात. वही हाल किसका है, यूएस का है. ठीक बात है, ठीक है. हमारा इंटरेस्ट किस में है, वर्ल्ड यूनिपोलर रहे उसमें है, कि बाईपोलर रहे उसमें है, कि मल्टीपोलर रहे उसमें है. इंडिया का इंटरेस्ट, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट किस में है, मल्टीपोलर. अगर हम यूनिपोलर बोल दे रहे हैं तो हम बोल दे रहे हैं कि जो है सब यूएस है. अगर हम बाईपोलर बोल दे रहे हैं तो बोल दे रहे हैं जो है यूएस और चाइना है ना. इफ यू टॉक अबाउट मल्टीपोलर देन ओनली यू स्पीक अबाउट इंडिया ऑल्सो. इंडिया ऑल्सो हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ. समझ में आ रही बात. तो ये है आपका मल्टीपोलर वाली बात, ठीक है. एक आता है वर्ल्ड मल्टीपोलर से मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं मल्टीलैटरल. क्या बोलते हैं, मल्टीलैटरल. ये कोऑपरेशन के लिए यूज होता है. किसके लिए, कोऑपरेशन के लिए. एक होता है बाईलैटरल, मतलब दो कंट्रीज के बीच की बात. कितने कंट्रीज का, दो.
एक होता है मल्टीलैटरल में बहुत सारे कंट्रीज के बीच का कोऑपरेशन। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे ब्रिक्स, उसको क्या बोलोगे? मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशन क्या बोलोगे? मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। बाईलैटरल, इंडिया पाकिस्तान की बात, इंडिया भूटान की बात, ये सब क्या हो जाएगा? बाईलैटरल। तो मल्टीपोलर अलग है, मल्टीलैटरल अलग है। समझ में आई बात? यकीन मानो मेरा एक दोस्त आईपीएस बन गया था, तब भी उसको डिफरेंस नहीं पता था, है ना, कि मल्टीपोलर क्या होता है और मल्टीलैटरल क्या होता है। इतना ही आसान है आईपीएस बनना। आईपीएस बना था, सॉरी, आईपीएस ही बोला मैंने। अच्छा समझ रहे हो बात को, है ना? तो बात यहीं तक आगे खत्म हो जाती है, ठीक है। मल्टीपोलर मल्टीलैटरल समझे। अब एक और वर्ड आता है जिसको बोलते हैं मल्टी कल्चरल। वो कल्चर अलग चीज होता है कि नहीं होता है? बहुत सारा कल्चर, है ना। तो अब एक बात बताओ, ब्रिक्स वाला जो यूपीएससी का क्वेश्चन था उसमें क्या मेंशन था? मल्टीलैटरल होना चाहिए था, बट उसने क्या दिया था? मल्टी कल्चरल। उसका कोई लॉजिक नहीं था। समझ में आ रही बात? ठीक है। यूपीएससी अगर आपने क्वेश्चन दिया होगा या देखा होगा तो ब्रिक्स के क्वेश्चन में थर्ड स्टेटमेंट में क्या मेंशन था? मल्टी कल्चरल, जबकि होना क्या चाहिए था? मल्टीलैटरल। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा खेला जाता है, थोड़ा थोड़ा, कि तुमको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है कि नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो बहुत सारे अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आप वर्ड को खुद से पढ़ो और उसको तोड़ के उसका मतलब निकाल लो। मल्टी अलग, कल्चरल अलग, मिला दो, समझ में आ जाएगा क्या है। मल्टी अलग, लैटरल अलग, मिला दो, मल्टी अलग, पोलर अलग। तो जो भी नया वर्ड आए आप उसका मतलब निकाल सकते हो। समझ में आई बात? वर्ल्ड में वर्ल्ड वार बहुत हो रहा था। क्या हो रहा था? वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार क्यों हो रहा था? क्योंकि वर्ल्ड में कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। देयर इज नो सुप्रीम अथॉरिटी इन द वर्ल्ड। नो सुप्रीम अथॉरिटी इन द वर्ल्ड जो वर्ल्ड को बोल सके कि भाई वर्ल्ड वार नहीं हो। वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, सब कंट्री मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई किसको कंट्रोल करने वाला है क्या? नहीं। किसी एक कंट्री के अंदर स्टेट होता है ना, है ना। तुम भी स्टेट के सिटीजन हो, मैं भी स्टेट के सिटीजन हूं। अगर हम दोनों लड़ेंगे तो स्टेट आएगा, पुलिस। समझ में आई बात? वॉर रुकवाने के लिए। लेकिन वहां वॉर कौन रुकवा रहा है? कोई नहीं। अभी देखो ईरान, इजराइल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब वर्ल्ड वार जब हो रहे थे और कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, तो एक कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और ग्रुप का नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड नेशन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में, यूनाइटेड नेशन और बाकी जो डिटेल है इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना डाइजेस्ट करो जितना पढ़ाया गया है ना। ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट और है, मतलब बेसिक वाला ही है वैसे तो, है ना। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग अगले दिन डिस्कस करते हैं। यहां तक समझ में आ गया जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया? तो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए। इसका पीडीएफ में आज आपको भिजवा दूंगा, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसमें मैप भी बने हुए होंगे थोड़े बहुत, वो भी समझ लेना, ठीक है। फिर हम लोग यूनाइटेड नेशन और इसके आगे की कहानी कल कंटिन्यू करेंगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आईएमएफ के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हो सकता है आईएमएफ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन क्यों दिया, तो वी शुड ऑल्सो नो लिटिल बिट ऑफ आईएमएफ। समझ में आई बात? डब्ल्यूटीओ के बारे में हल्ला नहीं हो रहा, डब्ल्यूटीओ का देखना होगा कि उसके बारे में कुछ पूछने जाने के चांसेस होंगे कि नहीं, बट थोड़ा बेसिक्स हम लोग पढ़ के रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में मेंस में कोई काम नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक को उसने पूछना था, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ लिया, ये एपीएससी को कोई मतलब था नहीं, अभी भी नहीं है, ठीक बात है। और इकोनॉमिक्स में जितना आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ाया गया है, 5 बॉडी, उतना काफ़ी है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ऑल डन। चले फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। टाइम से आ जाइएगा, 9:30 आ जाइएगा, ठीक है। ओके ओके।